ऑनलाइन वाले आवाज आ रही है क्लियर? एंड स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर है? यस, ठीक है। चलिए जी, रिवाइज करते हैं। चलिए थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन कितने टाइप्स की थी? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन वर देयर? कौन कौन सी? कंसेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। ग्रोथ स्ट्रेटजीज कौन कौन से टाइप्स की थी? ग्रोथ एक्सपेंशन कितने टाइप्स की है? कितने टाइप्स की है ग्रोथ स्ट्रेटजी? 3 टाइप्स की है। कितने टाइप्स की है? 3 टाइप्स की। कौन कौन से? इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन और मर्जर एंड एक्विजिशंस। तो क्या क्वेश्चन क्या है? पहले ग्रोथ स्ट्रेटजीज कितने टाइम के? मेजर उसके 3 एरियाज हैं। इंटेंसिफिकेशन करना, जिसमें कौन आता है? इंटेंसिफिकेशन किसने दी थी हमारे को लाके? एंसॉफ ने लाके दी थी। उसके 3 टाइप्स निकाले उसने। कौन कौन से? मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट और मार्केट की डेवलपमेंट। ये किसने लाके दिया था? एंसॉफ ने। मार्केट ये किसका है? पर ग्रोथ स्ट्रेटजी का इंटेंसिफिकेशन वाला हिस्सा। इंटेंसिफिकेशन नाम क्यों रखा था? सेम रीजन सेम प्रोडक्ट्स की बात करता, रिलेटेड में ही घूम रहा था, इस वजह से उसने किसका नाम दिया? इंटेंसिफिकेशन, की इंटेंसिफाई हो सके प्रोडक्ट्स आपस में। दूसरा क्या है? डाइवर्सिफिकेशन, जिसके हमारे कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। कंसेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। उसके बाद क्या है हमारा? मर्जर एंड एक्विजिशन। यहां तक क्लियर है? यस सर। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी के कितने पार्ट्स हैं? रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 कैटेगरीज। कौन कौन सी? टर्न अराउंड, डाइवर्समेंट और लिक्विडेशन। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी किसका पार्ट है? स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इज अ टाइप ऑफ व्हाट? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी का पार्ट है। कौन सा? स्टेबिलिटी। और कौन कौन से? ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। किसी भी तरीके से कॉम्बिनेशन है, क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे ऊपर कौन है? कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल के 4 टाइप्स। 4 में सबसे एक जिसका कुछ नहीं है, कौन है? एक सिंगल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के क्या अपने टाइप्स हैं? यस, यस है या नहीं है? नो चेंज स्ट्रेटेजी, प्रॉफिट वाली स्ट्रेटेजी, वो सारे पढ़े थे हमने। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के अपने पार्ट थे, बट क्या वो हमारे सिलेबस में ऐप्ट है? नहीं, उतने नहीं है। तो हमें सिर्फ याद रखने, नाम ना पता होगा तो बहुत है। तो एक हो गया स्टेबिलिटी। उसके बाद आता है ग्रोथ। ग्रोथ के अपने कितने हिस्से? 3। ठीक है ना, बाद में इसके चार्ट बना लेंगे तो ये क्लियर हो जाए। ग्रोथ के अपने कितने हिस्से आ गए? 3। उसके बाद आया रिट्रेंचमेंट। उसके अपने कितने हिस्से आ गए? 3। ग्रोथ के अंदर इंटेंसिफिकेशन के कितने हिस्से? 3। इंटेंसिफिकेशन के प्रोडक्ट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, कितने हिस्से? 3। फिर उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन कितने हिस्से? 4। उसके बाद मर्जर एंड एक्विजिशन कितने हिस्से? मर्जर के 4 है, एक्विजिशन अपने आप में 1 है। तो वैसे मर्जर एंड एक्विजिशन के 4 हिस्से कौन कौन से? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, को सेंट्रिक नहीं है, को जेनरिक है। क्लियरिटी रखेंगे, मर्जर में हमेशा को जेनरिक आएगा, क्योंकि जनरलाइज करके आप मिल रहे हो। को सेंट्रिक का मतलब होता है प्रोडक्ट से रिलेटेड, मर्जर का मतलब है साथ में जुड़ना। तो वो हो गया को जेनरिक। और चौथा कॉन्ग्लोमरेट, सेम है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद लास्ट रिट्रेंचमेंट आया, उसके कितने हिस्से थे? 3। और लास्ट में कौन सा आया? कॉम्बिनेशन।
जिसमें हम सब कुछ कंबाइन करके पढ़ सकते हैं, उसका कोई हिस्सा नहीं है, जो सी भी जहां भी फिट बैठेगी वो कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी होती है। यहां तक क्लियर है हम लोग? यस और नो? सर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? पहले नंबर पे कौन सी थी रिट्रेंचमेंट में जो तंग करने जो सबसे बेस्ट थी? अच्छा, हमने एक चीज मिस कर दी, अलायंस। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस, क्या फर्क है स्ट्रेटेजिक अलायंस और मर्जर के अंदर? इसमें वॉलेंट्री अलायंसेस में आप क्या करते हो? वॉलेंट्री आपस में एक दूसरे को क्या करने करते हो? कॉपरेट करते हो। यस, यही पढ़ा था। वॉलेंट्री कॉपरेटिव एग्रीमेंट्स होते हैं। क्या मर्जर में वॉलेंट्री नहीं होता? मर्जर में वॉलेंट्री नहीं होता क्या? अगर ये डिफरेंस है तो इसका मतलब अगर ये यहाँ वॉलेंट्री है तो वहां पे मैंडेटरी होगा। पर मैंडेटरी तो मैं तुम्हें लॉ के साथ एक सेक्शन बताया था कि सिर्फ 238 का सेक्शन एक बोलता है जिसके इसमें मैंडेटरी करना होता है आपको, अदरवाइज तो मर्जर क्या होता है? फिर डिफरेंस कैसे हुआ मर्जर और अलायंसेस में? वहां पे एक कंपनी बनती है मर्जर होने के बाद, या एक एक दो मिला के एक कंपनी को बनाएंगे, लेकिन अलायंसेस में क्या अपनी अपनी कंपनी आप छोड़ देते हो? छोड़ देते हो क्या? अलायंसेस के अंदर आप क्या कर रहे हो? आप अपने ही हो, लेकिन आपने अपना मार्केट शेयर, आपने इकोनॉमिक्स बढ़ाने के लिए अपने आप को क्या कर लिया, एक अलायंस में लेके आगे। उस अलायंस में हो सकता है एक से ज्यादा चार पांच छह लोग मिलकर एक अलायंस बना के बैठे। मर्जर एंड एक्विजिशंस में तो अगर आपने छह कंपनियों को जोड़ना होगा तो सोचो कितना हसल वाला काम है कि छह कंपनीज को मर्ज करना, उसके बाद कोई एक नाम देना, या तो एक्विजिशन की कैटेगरी है, एक नाम नहीं देना तो एक नया नाम देना। तो वो भी कि छह कंपनीज मिले तो वो क्या है, वो मर्जर है। लेकिन अलायंसेस के अंदर क्या, सिंपली अलायंसेस के अंदर हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हमारे को क्या है, सिंपल है हमारे को कि हमें म्यूचुअली बेनिफिट उठाना है एक दूसरे का। मर्जर एंड एक्विजिशन में आप सिनर्जीज वगैरह की बात करते हो कि तेरे से मेरा कितना बड़ा फायदा होगा। अलायंसेस में आपको अपना फायदा, आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन को वैसे ही चलानी है जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलती है, बट पहले आप अकेले चला रहे थे उसको, साइड वाले आपके कॉम्पिटिटर्स थे। अब वो साइड वाले आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं रहेंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट? पहले वो क्या थे आपके, पहले वो छह बंदे आपके कॉम्पिटिटर्स में खड़े थे कहीं ना कहीं, लेकिन अब आपने अलायंस बना लिया तो सबको पता है कि हमारे पास टोटल कितना आता है, कौन कितना काम करता है, सबको कोई एक दूसरे को पीछे हटाने के लिए जुड़ा हुआ एक अलायंस के अंदर हो, अपना अलायंस बेटर करने के लिए। तो आपको छह के आपको ये कंपिटिटर होगा। यस और नो? अब आप लोग छह एक हो, अब एक का कोई और कंपटीटर निकल के आएगा तो वो सातवां बंदा आपका कंपटीटर है। पहले आप छह आपस में भी क्या थे, कॉम्पिटिटर थे। तो मर्जर एंड एक्विजिशन और इसमें फर्क क्या हुआ सर फिर? एग्जैक्ट फर्क क्या होगा? अगर मुझे एक वर्ड में जानना हो कुछ ऐसा फर्क जिससे मुझे क्लैरिटी मिल जाए, क्या हो सकता है? बताइए बताइए, सोचो। मर्जर एंड एक्विजिशन में किसी एक की आइडेंटिटी खुद की खत्म हो जाती है। लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, जस्ट द वन डिफरेंस कि यहां पे आपका लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस कभी नहीं होगा, लेकिन वहां पे आपका लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएगा। अगर ए बी मिलके ए बी लिमिटेड बन गई तो ए और बी गई, और अगर ए ने बी को ले लिया तो बी गई। तो कहीं भी अगर आप मर्जर करो चाहे एक्विजिशन करो, एक ना एक का तो इंडिपेंडेंस का नुकसान होगा ही होगा। या तो आप दोनों हटा के नहीं बना लोगे तो दोनों का ही पहले डिसॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि डिसॉल्व करना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसका बहुत एक्सपेंडिचर लगता है। सीएस के पास काम आता है लिक्विडेट करवाने का। वो लिक्विडेशन जरूरी नहीं है कि कोई कंपनी डूब रही होगी तभी लिक्विडेट कराती है। कोई बंदी कहती है सर हमने आगे बढ़ना है, हम दो को मिला के सी बना रहे हैं, तो आप मेरी ए और बी को लिक्विडेट कर दो। ये अच्छे स्टेप में भी लिक्विडेशन यूज किया जाता है। यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरे को ए नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? या तो मेरा काम नहीं चल रहा इसलिए नहीं चाहिए, ये तो हो गया बुरा रीजन। मेरा काम बहुत ज्यादा चल रहा है, मैं अकेले नहीं कर पा रहा, मुझे सी बनानी है जो बड़ी होगी। तो कहीं ना कहीं ए और बी को हटाना, ये अच्छे रीजन की तरफ से भी सीए के पास लोग आते हैं। ठीक है ना, कि ए भी बंद कर दो सर मेरी और सी लिमिटेड खोल दो जिसमें मेरा सब कुछ बड़ा बड़ा करना है, हम दोनों को क्या कर दो, कंसोलिडेट कर दो, एक नई बैलेंस शीट बने, एक नया नाम हो, एक नई पहचान हो, हमारा एक प्रोडक्शन बहुत बड़ा हो, सब कुछ एक पॉजिटिव वे में जाती है, वो भी लिक्विडेशन होती है। क्लियर? यस। तो उसमें क्या हो रही है, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस किसमें होता है? मर्जर एंड एक्विजिशन में। किसमें नहीं होता? अलायंसेज में नहीं होता। चलिए, क्या बाकी सब कुछ पूल ऑफ रिसोर्सेज करना, मार्केट्स बड़ी करना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल करना, क्या दोनों में सेम लगेंगे? यस और नो? सबको सेम लगेगा कि नहीं? उसका क्वेश्चन है, या इसका है, कोलैबोरेशन, शेयर्ड गोल, रिसोर्स पूलिंग, रिस्क शेयरिंग, क्या उसमें भी होती है इसमें भी होती है? तो दोनों का आंसर बाकी सब कुछ सेम बनेगा, पर्पस बिल्कुल सेम है दोनों का, बड़ा होना है, सब कुछ बढ़ाना है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, उसमें इंडिपेंडेंस का ना जाना, इसमें इंडिपेंडेंस का चले जाना, बस ये एक डिफरेंस है। क्लियर? चलो जी, उसके बाद सर बेनिफिट्स कौन कौन से एडवांटेजेस हैं अलायंसेस की? चार मेन: ऑर्गेनाइजेशनल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल।
इकोनॉमिक में किससे रिलेटेड था? कॉस्ट से रिलेटेड। इकोनॉमिक किससे रिलेटेड था? कॉस्ट एंड रिस्क आ गया। कॉस्ट हमारा क्या हो जाती है? कॉस्ट हमारी कम होएगी, कहीं ना कहीं हम दूसरे का बेनिफिट आके कॉस्ट अपनी कम कर लेंगे, और रिस्क क्या हो जाएगा? शेयर्ड हो जाएगा। क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी दोनों में आती है? R&D के साथ किस में आता है R&D? इकोनॉमिक के साथ R&D कहाँ आता है? और स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस में, यहाँ पे आप R&D स्ट्रेटेजीज बनाते हो जो शेयर हो जाती है, वहां पे आप जो कॉस्ट आती है उसको क्या करते हो? शेयर कर लेते हो। तो ये दोनों डिफरेंस, ये दोनों क्या रहते हैं? दोनों में कॉमन R&D का पॉइंट यूज हो जाता है। तो वैल्यू जनरेट करके देता है इकोनॉमिक में, लिखेंगे एडिशनल वैल्यू। यस और नो? ऑर्गेनाइजेशनल की क्या एडवांटेज आ गई मेरी? अलायंस करूंगा जब 6-7 मिलके एक बंदे मिल गए, तो ऑर्गेनाइजेशनली क्या बेनिफिट है मेरी ऑर्गेनाइजेशन को? मेरा मार्केट शेयर बढ़ रहा है, और गुडविल बढ़ रही है, बिल्ड रेपुटेशन, मेरी रेपुटेशन इंक्रीज हो रही है, और जब मार्केट में नाम बढ़ता है तो क्या आता है हमारे पास? शेयर होल्डर का ट्रस्ट आता है। और क्या है ये? जब मेरा नाम बढ़ेगा, मेरी फर्म के बारे में, मेरी कंपनी के बारे में बहुत बड़े बड़े नाम होंगे, तो कहीं ना कहीं जो लोग कहीं और बैठे होंगे जो टैलेंटेड होंगे, लेकिन उनको लगेगा कि यार ये कंपनी बढ़ रही है, हमें यहाँ जाना चाहिए, ज्यादा पैसा मिलेगा, वो उनके लिए एडवांटेज है। लेकिन हमारे को क्या अच्छा टैलेंट भी मिल जाएगा। पहले मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इतना महंगा बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, बट अब मैं 6 मिला के अपने अलायंस को बोला कि भाई ये एक बंदा है जो हमारे सारे 6 बंदों का जो टेक वाला काम है अकेला ही उसके लिए बहुत पर्टिकुलर बढ़िया इंसान है, पैसे ज्यादा लेगा, बट क्या आप 6 उसको अफोर्ड कर पाएंगी? यस और नो? तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, तो टैलेंट अट्रैक्शन इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर। जब आप किस में ग्रो करते हो एज एन ऑर्गेनाइजेशनल, आप बड़े होगे तो टैलेंट भी अच्छा मिलेगा। तभी आपको देखोगे तो गूगल के पास ही गूगल जैसे इंप्लॉयज बैठे हैं जो गूगल ही अफोर्ड कर सकता है। ठीक है ना? गूगल वाले को आप एम्प्लॉयज किसी भी और टेक कंपनी में आप देखोगे तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको 75 लाख 80 लाख का पैकेज तो मिनिमम चाहिए, या उससे ज्यादा ही चाहिए होगा। तो वो कौन कंपनी नॉर्मल अफोर्ड करने वाली है इतना पैकेज? उनको तो टेक गाय चाहिए जिसको डॉट नेट आता हो, जावा आता हो, बेटा आता हो, बेसिक वाले। इसको तो 20-25 लाख में आपको बंदे मिल जाएंगे एनुअली। लेकिन कौन नहीं मिलेगा? गूगल वाला नहीं मिलेगा जिसको इंटरलिंकिंग आती है सारे की, एक साथ सारा प्लेटफॉर्म रन कैसे होगा, ये नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये तो आपको टैलेंट लानी पड़ेगा। टैलेंट के लिए आपको उतने लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बनना पड़ेगा। गूगल गूगल नहीं होगा तो गूगल को भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना? गूगल के अगर किसी कोई कंपनी का व्यू देखेगा कभी किसने गूगल की, गुड़गांव में जाओगे तो वहां देख, मतलब कभी मौका मिले तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वालों को भी मिलता है, आप लोगों को भी मौका मिले तो बहुत सारे सर्वेज होते हैं उनके, वहां जाके देखना। वहां पे आप ऐसा लगेगा कोई काम करते कब है। आप सुबह जाते हो वहां पे सब फ्री है। आपका 1.5 घंटे का आपका सेशन होता है जिसमें आपको खेलना ही खेलना है, इट्स मैंडेटरी। आप पूल खेलिए, आप टेबल टेनिस खेलिए, वट एवर यू वॉन्ट टू लाइक। 1 घंटे का नैप लेना ही लेना है। और इतने सही कैबिन्स बने हुए सोने के, आपको अपने बेड से बेटर घर के। यू आर नॉट, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे को नींद नहीं आ रही अपनी, आपको सोना ही पड़ेगा। आप उसको ढकने के बाद आप 1 घंटा अपना फोन चलाओ, क्या करो, उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको उस वाले स्टडी रूम में जाना है एंड यू शुड रेस्ट। दैट्स हाउ दे ट्रीट देयर एम्प्लॉयज। वहां पे दिवाली बोनस में ये नहीं मिलता कि एक हैम्पर उठा के दे दिया गुप्ता जी स्वीट्स का। वहां पे गूगल, वहां पे एप्पल मिलता है। 17 आया होगा तो 17 ही मिलेगा। ये तो सेट है। मतलब दिस इज नॉट लाइक कि इसमें कुछ उन्हें मांगना पड़ेगा, नहीं मांगना पड़ेगा। उनको गाड़ियां मिलती हैं बोनस में। कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज की कैटेगरी है। बड़े लेवल को गाड़ी मिलेगी, मिडिल वाले लेवल को फोन मिलेगा, मतलब 1.5 लाख या उससे अमाउंट का ज्यादा कुछ मिलेगा। उधर वाले को 10 या 10 से ऊपर का कुछ मिलेगा। इस लेवल की गाड़ीज होती हैं। आप उसमें आप कैश नहीं करवा सकते उनसे, ये ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि बंदा कहे सर मुझे तो गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे कैश दे दो, नहीं मिलेगा। आप बाहर भेज दो, कोई बात नहीं। इफ यू वांट टू सेल, सेल इट। तो उनको दो फोन्स मिलते हैं, एक फोन पर्सनल यूज के लिए, एक फोन ऑफिस यूज के लिए, कि ये वाला फोन कभी बंद नहीं होना चाहिए, ये बहाना ना है साइलेंट था तो दो रख, ये चलता रहे तो अपने वाला के साथ जो मर्जी कर। साइलेंट रख, चला नहीं चला, स्विच ऑफ हो। व्हेन यू गेट देयर यू रियलाइज कि वहां पे खाना बिल्कुल फ्री, वहां पे बुफे लगता है ऐसे जैसे महल में लगता हो 5 स्टार के अंदर। 12-13 तरह की डिशेज, 4-5 तरह के डेजर्ट। दैट्स हाउ दे ट्रीट देम। व्हाई? बिकॉज वो जो टैलेंट अट्रैक्शन है ना, ये इसको जाने नहीं देना चाहते। क्योंकि वो एक बंदा जो उनका एक सॉफ्टवेयर बना देगा, उससे जितने मिलियन यूजर्स वो एक गूगल के साथ जोड़ देगा, उसका कुछ भी कॉस्ट नहीं आती उस एम्प्लॉय को खुश रखने की। तो दैट्स व्हाई दे स्पेंड देयर मनी। जब आप किसी चीज पे पैसा लगाते हो तो उसका आउटपुट रिटर्न बहुत ज्यादा दुगना मल्टीप्लाई हो गया आता है। ऐसे दुबई में भी किसी ने अपने एम्प्लॉय को, उसका भी रियल एस्टेट का काम है, अभी रिसेंट वन न्यूज में चल रहा है वो बंदा। उसने भाई साहब पता नहीं कितनी गाड़ियां, उसने वो जाके क्या बोलते हैं, आप हाउ मेनी लग्जरी वॉचेस यू हैव इन योर स्टोर, दे कहते 48, पैक देम ऑल। लग्जरी वॉचेस की मिनिमम रेंज शुरू होते हैं 2.5-3 लाख से ऊपर।
उससे कम नहीं होगी, ज्यादा ही होगी। फेंक देम ऑल, सारों के लिए 17 Pro Max। तो उस लेवल के बनना, वो ऐसी किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे तो कॉर्पोरेट्स के बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, पर वो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, आईटी सेक्टर, ये इतना पैसे वाला है, किसी कोई लिमिट नहीं है, या फिर कंसल्टेंसी से ऊपर आता है बस। दो ही सेक्टर्स में सबसे ज्यादा पैसा है। ठीक है, तो इसी वजह से तो ये क्या है सर, जो टैलेंट अट्रैक्शन है ये वर्ड नहीं है, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशनल को इतना बढ़िया अलायंस बनाया कि गूगल बंदा, उसकी मेहनत बहुत है, उस गूगल में पहुंचना भी इतना आसान नहीं है। वो लक्की फेलो कहलाने का हक भी हर किसी को नहीं मिलता कि भाई तू तो बड़ा लक्की है, तो गूगल में है। ठीक है ना, वो लकी बनने के लिए आपको पता नहीं कितने लेवल की एक्सपर्टीज चाहिए, कितना अच्छा टैक्ट चाहिए, कितना ग्रास्प चाहिए कि भाई कुछ भी आएगा नया तो आई विल बी द वन हु विल बी सर्चिंग ऑन इट, आई विल बी द वन हु विल बी ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू फ्रॉम इट। एआई आया तो एआई यूज तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कुछ और ही कर रहे हैं। तो वो चीज है, तो वो कौन है, वो गूगल वाले बैठे हैं, मैप्स ऐसे नहीं बना दिया उन्होंने। ठीक है, कि आप मैप से प्रॉब्लम नहीं आती, दुनिया पता नहीं कितनी सीधी, सोचो वो पैसे भी नहीं लेते, उस मिलियन यूजर से पैसा कैसे कमा रहे होंगे वो। थिंक अबाउट इट, डू वी चार्ज फ्रॉम मैप्स? गूगल मैप को बोलते हो तो चार्ज लेता है कोई आपसे? तो क्या वो फ्री में बांट रहे हैं तुम लोगों को? तो कभी सर्च करना कि भाई जिस एप्स को फ्री दिया जाता है उसका चार्ज लिया कैसे जाता है यूजर से। दिस इज हाउ यू केम टू नो कि भाई टेक्नोलॉजी कैसे चलती है। आपसे तो कोई पैसे नहीं देते, फिर वो फ्री में क्यों दे रहे हैं तुम लोगों को ये सर्विस भाई? उन्हें सरकार ने बोला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सरकार ने तो बोला नहीं उनको, ऐप उनकी है गूगल की, तो वो गूगल फ्री में क्यों दे रहा है? क्या मिल रहा है उसको? पढ़ना कभी ये सारी चीजें जाके तुम्हें रियलाइज होगा मार्केट कितनी बड़ी है, ये सिर्फ पैसे की दुनिया नहीं चलती, बहुत सारी और भी चीजें आती हैं। जो डेटा, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज द मनी दे गेट फ्रॉम यू। आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ पहुंच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपने क्या बुक कराया, क्यों कराया, कितनी बार कराया, क्या फ्रीक्वेंसी थी, ये सारी चीजें उनको चाहिए। दिस इज वे मोर देन वट एवर द चार्ज फॉर एन ऐप। कितने चार्ज कर लेंगे, 1 साल के 1000 रुपये भी चार्ज कर लेंगे तो बंदा दे देगा कि भाई गूगल मैप सबको बहुत चाहिए होते हैं, पर उनसे तो कुछ नहीं मिलना। जो मिलेगा उनको तुम्हारी इन्फॉर्मेशन से वो बहुत ज्यादा है। चलो जी, तो क्या है सर, ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट आ जाता है? टैलेंट अट्रैक्शन। टैलेंट अट्रैक्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर। किसका सर, क्यों आएगा वो? क्योंकि आपने अपनी रेपुटेशन इतनी बढ़ा ली है, शेयर होल्डर का ट्रस्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा आ गया, इस वजह से लोग भी आपको पसंद करने लग जाएंगे और अच्छे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहेंगे, तो आपको टैलेंट क्या मिल जाएगी, टैलेंट अट्रैक्शन मिल जाएगी। स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस कौन कौन सी थी इसमें, क्या वर्ड एक इंपॉर्टेंट था? क्या वर्ड इंपॉर्टेंट था? वर्टिकल इंटीग्रेशन। भूलना नहीं है, मार्क करेंगे कि पहले वन नंबर पे याद आए। उस दिन भी करवाया था कि इसके अंदर कैसे याद रखेंगे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। अगर वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं याद आएगा तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी याद नहीं आएगी। वर्टिकल इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा क्या चलती है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रॉ मटेरियल टू द कंज्यूमर तक, आफ्टर सेल सर्विसेज, तो वो सारे क्या है, वो कहीं ना कहीं क्या है, वर्टिकल इंटीग्रेशन है। मतलब आपको ऊपर से लेकर नीचे तक की जितनी भी चीजें करनी है वो आपको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में हेल्प करती है कि आप स्ट्रेटेजिकली इंप्रूव हो जाओगे। आप किसी भी स्टेज पे बैठे हो, कहीं ना कहीं आपको दूसरे का अलायंस होने से क्या मिल जाएगी, आपको स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज मिल जाएगी, आपका सप्लाई चेन बेटर हो जाएगा। अगर आप रॉ मटेरियल में बैठे हो तो हो सकता है 6 में से आप जिसको चूज करो वो मैन्युफैक्चरिंग वाला बंदा हो, तो आप आगे बढ़ गए कि नहीं। और कोई बंदा ऐसा होगा जो सिर्फ सेल सर्विसेज दे रहा है, आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहा है, वारंटी दे रहा है अच्छे लेवल की, तो आप और आगे बढ़ गए कि नहीं। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या हेल्प करती है, कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली आप जोन सी भी स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो उसके एड ऑन स्ट्रेटेजीज का बेनिफिट आपको किससे मिल जाएगा, अपनी अलायंसेस से मिल जाएगा। यस और नो? समझे कि नहीं? तो स्ट्रेटेजिकली हम किसी के साथ अलायंस करते हैं तो स्ट्रेटेजिकली मेरे को क्या होता है, मेरे को वर्टिकल इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाती है। मैं कहीं ना कहीं किस लेवल पे बड़ा हो सकता हूं, मैं अपनी पूरी सप्लाई चेन के अंदर, पार्टनर्स कैन बी अ पार्ट ऑफ द सेम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो आप एक ऐसा पार्टनर बन जाओगे जो ऑलरेडी उनकी एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन चल रही है, वट एवर रोल यू प्ले एज एन योर ऑर्गेनाइजेशन यू विल बी फिट इन टू दैट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो आप भी उसका एक हिस्सा बन जाओगे और वो सप्लाई चेन थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। जो आप सर्विसेज देते हो क्या पता वो 6 के पास ना हो, तो वो आपकी तरफ से हो जाएगी। क्लियर? यस। लास्ट क्या था? पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में क्या होगा किसी के साथ जुड़ने से? अगर कोई ऑलरेडी अच्छा ग्लोबल लेवल पे सेटेड है तो उसको क्या बेनिफिट होंगे जो मेरे को मिल सकते हैं? उसने रेगुलेटरी नॉर्म्स का क्या ख्याल रखा हुआ होगा पहले से, वो मेरे को एड ऑन मिल जाएगा। दूसरा, और ग्लोबल बैरियर्स। ग्लोबल बैरियर्स कम होंगे या नहीं होंगे? जल्दी बताओ। फॉरेन मार्केट्स के अंदर जाऊंगा तो मेरे ओवरकम हो जाएंगे लीगल बैरियर्स, मतलब बाहर के ग्लोबल बैरियर्स जितने भी मुझे आने वाले हैं वो कम हो जाएंगे अगर कोई बंदा ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कॉम्प्लेक्स होंगी तो उसने उसको देख रखा होगा कैसे हैंडल करनी है। और और क्या बेनिफिट मिलता है पॉलिटिकली मुझे? कल्चरल बैरियर्स। मेरा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है एक सेट ऑफ ऑडियंस को टारगेट करता हो, अगर मैंने अलायंस कर लिया तो कहीं ना कहीं किसी और कल्चर के साथ भी तो मैं जुड़ सकता हूँ।
मार्केट कहीं ना कहीं मेरे पास जितने भी लोग आते हैं वो मैं अब आप ये समझो कि आप जब आंसर लिख रहे हो तो आप एक ऐसा आंसर बना रहे हो जो किसी बिजनेस स्पेसिफिक आंसर में नहीं है। या तो क्वेश्चन बताइए कि आप क्या काम करते हो, आपका क्या ऑडियंस है। जब आप बेसिक आंसर सोचे तो आपको सब कुछ सोचना है। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है ऐसा प्रोडक्ट बनाती हो कि मैं एक साल कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ एज ग्रुप को टारगेट कर सकता हूँ। पॉसिबल है नहीं। मैं टॉयज का काम करता हूँ तो मेरे पास कोई बड़ा बंदा आएगा क्या टॉयज लेने? नहीं आएगा। किसके लिए जाएंगे? वो किड्स के लिए जाएंगे। तो अब मैं अगर अलायंस कर लेता हूं तो क्या मेरी सेगमेंट बड़ी नहीं हो सकती? क्या पता मेरे पास ऐसे टॉयज के साथ में और भी कुछ टेक चीजें हो जो 22 से 30 साल के लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। और टेक में कुछ ऐसी चीजें हो जो घर के कामों को आसान करने के लिए हो। तो कहीं ना कहीं क्या मेरा मार्केट्स को बढ़ता नहीं जाएगा? जब आंसर सोचना तो थिंक वाइड कि आप जो काम करते हो उससे रिलेटेड अगर काम कोई और अलायंस आपको करते हुए मिल जाएगी जिससे आप और बड़े हो सकते हो तो कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा? कल्चरल बैरियर्स खत्म हो जाएंगे, एज ग्रुप के बैरियर्स खत्म हो जाएंगे, कस्टमर की सेगमेंट बहुत बड़ी हो जाएगी। सारे बेनिफिट्स है पॉलिटिकली। यस और नो? थोड़ा सोचना पड़ेगा। आंसर बनाते हुए बहुत कुछ है, इस तक लिमिटेड रखोगे और भूल जाओगे पेपर में तो कोई भी आंसर नहीं लिख के आ पाओगे। तो जब भी आंसर लिखने का मौका मिले, जब तक वो स्पेसिफिक टू द क्वेश्चन नहीं है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दिया होगा फिर मुझे यही पॉइंट लगाने पड़े, पॉसिबल है। उसमें सेगमेंट की बात ही नहीं होगी, प्रोडक्ट ऐसा है जो ऑल सेगमेंट है, फिर ये सेगमेंट वाले पॉइंट रेलिवेंट नहीं है। पर अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट है जिसमें मुझे पता चल जाए कि मेरा सेगमेंट भी इंपॉर्टेंट आ सकता है, कस्टमर बेस इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, तो आप अपना पॉइंट से थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अपने आप यहाँ पे पॉइंट्स बहुत सारे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपके पास बहुत वेराइटीज है। जस्ट थिंक अबाउट इट। सोचोगे तो बहुत कुछ चीजें मिलेंगी। और ये सोचो कि मेरा कोई भी ऐसा काम है किस लेवल पे रिस्ट्रिक्ट हो सकता हूँ। ग्लोबल लेवल पे रिस्ट्रिक्ट हो सकता है कि मैं छोटे काम कर रहा हूँ, बड़े लेवल पे काम कर रहा है। लीगल पे हो सकता है, भाई मैं छोटा सा बंदा हूं, मुझे नहीं सरकार को पंगा लेना फालतू का। अब बड़े बड़े बिजनेसेस तो यूज करते हैं सरकार की रेगुलेशंस को। अदानी और कहीं ना कहीं उन पे सपोर्ट है ना रेगुलेट, तभी तो वो चीजों को इजीली कर पाते हैं कि नहीं? यस और नो? पॉलिटिकली कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको पॉलिटिकली बहुत तगड़ा सपोर्ट है, तभी वो उस लेवल पे बढ़ पाते हैं, वो सोच पाते हैं कि उन्हें वो डर नहीं है। अब कोई चीज रिलायंस से जुड़ेगी तो उसका क्या बेनिफिट मिल जाएगा? पॉलिटिकल सपोर्ट ऐड हो जाएगा उसके पास सीधा सीधा। वो कहेगा कि तूने कुछ, वो कहेगा सर मेरे पास एक नया आइडिया बट उसमें ना थोड़ा बहुत सिटीज क्रॉस करनी पड़ेगी जो हमारे सरकार में नहीं आती। अगर कोई बात नहीं, सरकार बैठी है अपने पास, हम उनसे हेल्प मांगेंगे। वो ऑलरेडी हैव अ टाई अप विद देम, तो उनको पता है कौन से सही लोगों पे रीच आउट करना है। तुम्हें तो यही नहीं पता छोटे ऑर्गेनाइजेशन को मुझे हमेशा तक पहुंचना कैसे है। अगर मेरे पास आइडिया भी है, बहुत अच्छा आइडिया भी है, हाउ आई नीड टू रीच अमित शाह, कि भाई मेरे को उसको जाके कैसे बताऊं, कौन सी हिरारकी है उसके नीचे, पहले किस पे जाना पड़ेगा, कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पे जाना पड़ेगा या पुलिस में जाके कंप्लेंट होनी। हम सोचो हमारे पास आइडिया होगा, मुझे सरकार तक पहुंचाने कैसे पहुंचाऊं? लीड डालूं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में लिखूं, कहां लिखूं? हमें नहीं पता क्यों, क्योंकि हमने कभी उस लेवल को सोचा ही नहीं। बट द मोमेंट आई एड अप विद समवन हु हैज द नॉलेज ऑफ इट, क्या मेरे लिए इजी हो जाएगा? यही यहाँ पे तुमने लिखना है कि पॉलिटिकली क्या एडवांटेज मिल जाए किसी के साथ जुड़ के। क्या डिसएडवांटेजेस थी हमारे पास? अलायंस की डिसएडवांटेजेस क्या थी? अपना मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना भी कुछ ना कुछ शेयर पर देना पड़ेगा, तो औरों के लिए मुझे भी काम करना पड़ेगा। तो शेयरिंग क्या करूंगा, रिसोर्सेज भी शेयर करने पड़ेंगे, प्रॉफिट भी शेयर करने पड़ेंगे। और जो मेरे पास नॉलेज एंड स्किल्स हैं, जो मेरे एक्सपर्टीज वाले लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो लोग मेरे से उसकी भी हेल्प मांगेंगे, तो मुझे वो भी शेयर करना पड़ेगा। अब गूगल वाले के पास टैलेंट अच्छा है, अब वो 6 के साथ जुड़ जाए और वो भैया तेरे पास बढ़िया लोग हैं टेक वाले, हमें दे दे, हमारे को भी हेल्प चाहिए, तो देने नहीं पड़ेंगे क्या? देने पड़ेंगे आपको। तो कहीं ना कहीं नॉलेज एंड स्किल्स आपको उनकी भी क्या करनी पड़ेंगी, शेयर करनी पड़ेंगी। क्लियर है यहाँ तक? सर जब सब कुछ सही नहीं चलता उस टाइम पे क्या करते हैं फिर? नहीं चलता तो हम क्या करेंगे, रिट्रेंचमेंट करेंगे। रिट्रेंचमेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि हम टर्न अराउंड कर ले किसी तरीके से, पॉजिटिवली हम चीजों को क्या करना चाहते हैं, हैंडल करना चाहते हैं। तो पहले टर्न अराउंड के बारे में सोचते हैं। तो सर टर्न अराउंड के बारे में जब हम सोचते हैं तो टर्न अराउंड में आता क्या निकल के? क्या मेन 3 4 वर्ड से टर्न अराउंड के? ड्रास्टिक हमें किसमें करना पड़ता है चेंज? ऑपरेशंस के अंदर, फाइनेंशियल के अंदर, स्ट्रेटेजी के अंदर, एक और था स्ट्रक्चर के अंदर। बहुत बढ़िया, शुक्र है किसी को तो याद है। किसके अंदर चेंज थे चारों? ठीक है, तो ये चार हो गए हमारे। अब हम इसको कैसे करते हैं, टर्न अराउंड के अंदर क्या क्या पढ़ा था हमने? टर्न अराउंड बेसिकली एक वर्ड कौन सा होता है जिसपे टर्न अराउंड लगाया जाता है? रिवर्स। किसके लिए? जब हमें क्या करना होता है, रिवर्स करना होता है। जो भी हमारी सिचुएशन चल रही है, अगर हमें उससे रिवर्सल की जरूरत पड़ रही है, कि किसी तरीके से एक रिवर्सल ट्राई करके देखते हैं, जहां पे हमें किसकी वजह से रिवर्सल करना पड़ता है, क्योंकि हमारा सिग्निफिकेंटली क्या हो रहे होते हैं, डिक्लाइन हो रहा होता है। किस किस एरिया में? ऑपरेशंस के अंदर, फाइनेंशियल के अंदर, स्ट्रेटेजी के अंदर और स्ट्रक्चर के अंदर। जब हमारा ऐसे कुछ डिक्लाइन हो रहा हो तब हम सबसे पहले रिवर्स करने की सोचेंगे। अब रिवर्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल में क्या रिवर्स करना होता है? फाइनेंशियल रिवर्सल का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट को कम करना। कॉस्ट कम करने के लिए क्या बढ़ानी पड़ती है?
सेल्स बढ़ानी पड़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। यस, यस और नो? यस, चलो जी, यहां से होगी हमारी सेल कम। और ऑपरेशनली क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशनली लीडरशिप चेंज, स्ट्रेटेजिक चेंज होता है। ऑपरेशनल में क्या चेंज करना पड़ता है? ऑपरेशनल वाले को हम क्या कहते हैं? भाई देख, कोई एसेट वगैरह के साथ कुछ कर सकता है, कर सकता है, जो तेरे पास पूरे एसेट पड़े हैं, देख किसी कम को यूज करके ज्यादा काम हो जाए, एक आधा एसेट फ्री कर दे, बेचने के काम आ जाएगा। यस और नो? तो ऑपरेशनली वो क्या कर रहा है? एसेट की रिडक्शन करना, ताकि कैश जनरेट हो पाए। कौन सा चेंज है? ऑपरेशनल चेंज है। फिर उसके बाद कॉस्ट कम करने के लिए क्या बढ़ानी पड़ती है? रेवेन्यू, मतलब सेल्स बढ़ानी पड़ती है। और स्ट्रेटेजिकल चेंज कौन सा आ गया? इसके अंदर और क्या ऐड कर सकता हूं? यहाँ पे क्या ऐड कर सकता हूँ? कौन सा वर्ड मिसिंग है वहां पे? स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? ओवरऑल स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट अगर करनी हो तो भी मैं क्या चूज करूंगा? टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था नीचे? यहाँ पे था कि नहीं? ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करना। तो वहां पे क्या नहीं डल सकता? बिल्कुल डल सकता है। किसने रोका तुम्हारे को डालने को? लिख के आओ। क्या तक क्लियर है यहाँ तक? क्या रिविटलाइजेशन करना भी टर्न अराउंड होता है? यस और नो? रिस्टोरेशन करना, ये वर्ड्स नहीं भूलने हैं। क्वेश्चन के अंदर कुछ भी बोले, टर्न अराउंड मतलब पूछ रहा है तो वो हो सकता है घुमाए थोड़ा सा, तो घुमाएगा तो घूमना नहीं है। क्राइसिस मैनेजमेंट हो रखी है, मैनेजमेंट क्या करे? टर्न अराउंड करे। रिस्टोर करना है, क्या बेस्ट है? टर्न अराउंड बेस्ट है। रिविटलाइजेशन करने की सोच रही है, क्या सोच रही है? टर्न अराउंड करने की सोच रही है। क्वेश्चन आपको कुछ भी लिखेगा, बस ये बोलेगा वो करने की सोच रही है। आप बताओ बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी ऑप्ट करना चाहोगे? यहाँ पे बस वो यही पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी आप ऑप्ट करोगे अगर कंपनी रिविटलाइजेशन करने की सोच रही है। आपने बोला टर्न अराउंड, रिस्टोरेशन करने की सोच रही है, टर्न अराउंड, क्राइसिस मैनेजमेंट करने की सोच रही है, टर्न अराउंड। क्लियर? क्वेश्चन कैसे भी घुमाए, हमने उससे डरना नहीं है। फिर हमने क्या पढ़ा था? सेकंड कौन सा था हमारे लिए इंपॉर्टेंट पहले? लिक्विडेशन। जब सब कुछ काम नहीं करेगा, उसमें क्या वर्ड इंपॉर्टेंट था? ऑल। जब हमारे के सारे एसेट और लाइबिलिटीज को हम क्या करने चाहते हैं? खत्म करना चाहते हैं, मतलब सीज आउट करना चाहते हैं ऑपरेशंस को, तब हम क्या चूज करते हैं? इसमें क्या होता है? बिजनेस क्या हो जाता है इसमें? इंसॉल्वेंट हो जाता है। जैसे इंसान इंसॉल्वेंट हो जाता है, जब बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाएगा, उसके पास कुछ नहीं बचेगा, कोई ऑपरेशंस नहीं बचेंगे करने को, तब उसे लिक्विडेशन के ऊपर जाना पड़ता है। उसका क्या नाम? पहला वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए? लिक्विडेशन इज अ लास्ट रिजॉर्ट। कब ऑप्शन करते हैं? जब सारे ऑप्शंस खत्म हो जाएं। क्या लिक्विडेशन के करने से पहले मैं टर्न अराउंड करने की ट्राई करूंगा? यस और नो? बट क्या मैंडेटरली जरूरी है मेरे लिए टर्न अराउंड करना लिक्विडेशन से पहले? नहीं। क्या मैं खुद से चाहूं तो लिक्विडेशन चूज कर सकता हूं? बिल्कुल। 75% से ऊपर का अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा लिया एज पर कंपनीज एक्ट 2013, अगर मेरे को लॉ बोलती है, अगर 75% लोग एग्री करेगा आपकी कंपनी के शेयर होल्डर की हाँ भाई हमें बंद करना है, तो बंद होगा जी। मैं उनको फोर्स नहीं कर सकता टर्न अराउंड करो। तो 75% से ऊपर जब हाँ वही हाँ कर रहे हैं, तो मैं कौन होता हूँ बाहर वाला? समझ रहे हैं? ये अपनी राय दे सकता है कि क्या क्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी को लगे इतना खर्चा ही नहीं करना जितना टर्न अराउंड पे खर्चा लगता है हमें, और नुकसान हो जाएगा हमारा, हमें पता है ये बिजनेस कुछ नहीं कर पाएगा, कभी कभी आपको पता चल जाता है भाई ये डूब चुका है बिजनेस, तो उससे आप क्या खुद से चूज कर सकते हो लिक्विडेशन? बिल्कुल कर सकते हो। उससे पहले लेकिन आप क्या करने की सोचती होगी मैनेजमेंट? नहीं। पहले बने सोचती होगी क्या कुछ करके काम बन जाएगा, कुछ हटा लेते हैं, कुछ नहीं हटा तो सब हटा लेते हैं। तो टर्न अराउंड तो तब करूंगा जब मुझे उस बिजनेस को पूरा का पूरा क्या करना होगा? वापस रिवाइव करना होगा। अगर मुझे कुछ पूरा बिजनेस रिवाइव मुझे पता है नहीं हो सकता, आई एम प्रीटी श्योर क्वेश्चन बोलेगा कि मैनेजमेंट डिसाइडेड कि ये बिजनेस पूरी तरीके से क्या नहीं हो सकता? रिवाइव नहीं हो सकता, मतलब टर्न अराउंड तो नहीं हो सकती। लेकिन मैनेजमेंट फिर भी अपने बिजनेस को क्या नहीं करने देना चाहती? पूरा का पूरा लिक्विडेट नहीं करना चाहती। तो क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी है? डाइवेस्टमेंट कर लो, सम ऑफ द एक्टिविटीज घटा के देख लो भाई, चल गया ठीक है, नहीं तो पूरा बंद कर देना। क्या मैं क्लियर? तो तीनों क्या समझ आ रहा है? पार्ट्स में चलते हैं। ओवरऑल रिवाइजेशन करनी है, बिजनेस को रिस्टोर करना है तो टर्न अराउंड, थोड़ा बहुत ठीक करना है तो डाइवेस्टमेंट, पूरा का पूरा खत्म करना है तो। यहां तक क्लियर है? इसमें भी क्या हमारे एसेट रियलाइजेशन होंगे? बिल्कुल। जब लिक्विडेशन में आता है तो सारे एसेट रियलाइज करते हो ताकि लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जा सके। और लास्ट में ऑर्डरली शटडाउन, आपको शटडाउन करना पड़ता है, उसका पूरा लीगल पूरा एक प्लान होता है, उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, खर्चा लगेगा जो लीगली खर्चा करना पड़ता है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद क्या आती है सर? डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। डाइवेस्टमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? नॉन कोर एक्टिविटीज और कोर एक्टिविटीज का पहले डिफरेंशिएट करेंगे, और नॉन कोर को क्या करने की ट्राई करेंगे? खत्म करने की ट्राई करेंगे। तो नॉन नॉन कोर जो एसेट्स होंगे क्या उनको खत्म कर देंगे? यस। उसके बाद जो भी अंडर परफॉर्मेंस चल रही होगी हमारी कंपनी के अंदर, उस डिपार्टमेंट को या उन लोगों को या फिर वो यूनिट को बंद करने की ट्राई करेंगे। यस और नो? जो भी कंसिस्टेंट लॉस दे रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कम कर रहा है, क्या उसको हटा दो? बिल्कुल। कैपिटल जनरेट कैसे हो सकती है इसके अंदर? कैसे कैपिटल जनरेट होगी डाइवेस्टमेंट से? जब आप नॉन कोर को क्या कर रहे हो? बेच रहे हो, तो पैसा कहां जा रहा होगा?
कोर के अंदर, तो मेरी क्या हो जाएगी, कैपिटल जनरेट हो जाएगी। जहां जहां पे मैं कहूंगा नॉन कोर को बेचो, सबसे पहले मोटे मोटे अपने जितने भी लोन ले रखे हैं उसको खत्म करो भाई। यस और नो? डिवेंचर से जो पैसा उठा रखे पहली कैटेगरी वाले बंदे, यहां से पैसा उठाओ, एसेट बेचा, नॉन कोर से आया, किसको दे दिया, एक डिवेंचर को दे दिया कि ये ले भाई पकड़, तेरा लोन चल रहा था, खत्म हो गया। यस और नो? तो ये क्या कर रहा हूं, ताकि मेरा जो ऊपर का कर्जा है, जो मेरा रोज पैसा बाहर जा रहा है, पहले मेरा वो बंद हो, ताकि मेरे को पता चले मेरे बिजनेस में पैसा रुकता कितना है। लोन और इससे तो पता ही नहीं चलता। और लास्ट में क्या है, मार्केट फोकस। मार्केट फोकस क्या, मार्केट फोकस क्या, डाइवेस्टमेंट से आपने क्या निकाली बाहर, नॉन कोर एक्टिविटीज निकाली कि नहीं निकाली? तो आपने नॉन कोर को कैसे डिसाइड किया होगा, मार्केट के ऊपर, कि भाई कौन सी चीज है जो नहीं चल रही है हमारी, मार्केट को देखो, मार्केट का फोकस कहां पे जा रहा है, जो एरिया के ऊपर मार्केट का फोकस जा रहा है वो क्या बन जाती है आपकी, कोर एक्टिविटीज। तो नॉन कोर एक्टिविटीज कहां से जनरेट होकर आती है, पता चलता है मार्केट फोकस से। जो मार्केट फोकस आता है वही तो आपको डिटरमाइन करके बताती है ये चल रहा है और ये नहीं चल रहा। यस और नो? आपके मान लो ए और बी प्रोडक्ट है, मार्केट ही तो बताएगी कि ए से ही सेल आ रही है, बी से नहीं आ रही, मार्केट ही बताएगी ना। तो आप क्या सोचोगे फिर, बी को हटाते हैं भाई, तो बी को डाइवर्समेंट करेंगे, तो बी को डाइवर्समेंट करेंगे तो बी नॉन कोर एसेट है मेरा, बी बंद करो, अंडर परफॉर्मेंस यूनिट है, बी बंद करो, कैपिटल जनरेट करो, बी से निकालो पैसा, ए में डालो। मार्केट फोकस से किसी क्या पता चला कि ए और बी में से कौन सी नहीं चल रही थी। यस और नो? क्या यहाँ तक क्लियर है हम लोग? ठीक है जी, ये हमने चारों पढ़े थे, स्ट्रेटेजिक टर्न अराउंड, ऑपरेशनल टर्न अराउंड, स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड, फाइनेंशियल टर्न अराउंड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, नीचे ये प्यारा सा चार्ट पढ़ा था, ये केस हमने देख लिया था, मैजिक ऑफ फाइव, इसने पूरी कंपनी को रिस्टोर कर दिया था। उसके बाद आता है सर क्या, पहले बताओ अर्ली वार्निंग सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं, टर्न अराउंड कैसे पता चलता है कंपनी में कब क्या क्या हो रहा होगा, जिसको एक मूवमेंट पे आके किसी ने बोला हो सर अब तो टर्न अराउंड की नौबत आ गई है। ऐसा क्या क्या देखा होगा उसने पीछे, प्रॉफिट कम होता देखा होगा, मार्केट शेयर डाउन जाता देखा होगा, डेटर्स बढ़ते दिख रहे होंगे हमारे, कहीं ना कहीं हम पैसे पे आउट नहीं कर पा रहे होंगे, और मिसमैनेजमेंट नजर आ रही होगी कंपनी के अंदर, और नेगेटिव कैश फ्लोज नजर आ रहे होंगे। तो किसी एक हिरार्की से चलते हैं, किसी से ही चलो, अगर मार्केट शेयर से चलते हैं, अगर मार्केट शेयर डाउन होता हुआ दिख रहा होगा, मार्केट शेयर डाउन होने का मतलब क्या, डाउन होना, कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों का डाउन होना। तो मार्केट शेयर इज द टॉप, पहले मार्केट शेयर गिरेगा, साथ में प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी, प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी तो कैश फ्लोज कम होने लग जाएंगे अभी, क्योंकि कैश फ्लो कहां से जनरेट हो रहे थे, प्रॉफिट से, प्रॉफिट कम तो कैश फ्लो कम, यहां तक हो गया। अब कैश फ्लो कम हो जाएगा तो जिसके पैसे चुका रहे थे वो भी नहीं चुका पा रहे होंगे, तो क्या बढ़ जाएगी, डेटर की लेवरेज बढ़ जाएगी। लास्ट क्या रह गया, और ये सब किस वजह से होगा, तो क्या निकल के आ रही होगी, मिसमैनेजमेंट है, लीडरशिप में मिसमैनेजमेंट निकल के आ रही होगी, तभी ये सारी चीजें हो रही होगी। क्या क्लियर है, फ्लो बनाओ जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 करो नंबर को। पहले नंबर पे क्या कम हो रहा है, मार्केट शेयर, उसे गिरने से क्या गिरता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट गिरने से क्या कम हो जाता है, कैश कम हो जाता है, कैश कम होने से क्या नहीं पे कर पाते, डेटर नहीं पे करते, और डेटर पे नहीं कर पाते तो ओवरऑल देखे तो क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है, मिसमैनेजमेंट नजर आ रही है, किसके अंदर, लीडरशिप के अंदर। तो कहीं ना कहीं ऊपर टॉप मैनेजमेंट ही सही से कुछ काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं लीडरशिप नजर आ रही है। क्या क्लियर है? यस सर। अब जब हमारे को ये पता चल जाए कि कौन से वार्निंग सिग्नल्स हैं और पता चल गया टर्न अराउंड करना पड़ेगा, तो क्या अप्रोच लूंगा मैं टर्न अराउंड करने के लिए, कैसे करता हूं मैं टर्न अराउंड, क्वेश्चन बार बार इसी पे ही आया है, ये 5 स्टेप पूछता है, बार बार पूछता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो पहले तो मेरे पास अब इतनी सारी चीजें हुई, हुई कि नहीं, ये सारी चीजें हुई मेरे साथ पीछे, तभी तो मेरे माइंड में एक टर्न अराउंड का नाम आया। तो जब मैं टर्न अराउंड का नाम आया तो सबसे पहले तो मेरे को असेस करना पड़ेगा ना कि भाई ये सब हो किस लिए रहा है, मार्केट शेयर गिरा किस वजह से था। यस और नो? तो पहले नंबर में मार्केट शेयर गिरने के लिए क्या करना पड़ेगा, असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम, की मेरे को वो प्रायोरिटाइज करना है एरिया जिसकी वजह से मेरा क्या डाउन आया, क्या डाउन आया, मार्केट शेयर डाउन आया। तो पहले नंबर पे क्या करेंगे, लिंक करेंगे दोनों पेजों को ताकि पढ़ना आसान रहे। पहले नंबर पे असेसमेंट कर रहा हूं किसकी, करंट प्रॉब्लम की, कि वो करंट प्रॉब्लम मेरे सामने निकल के आए जो मुझे प्रायोरिटाइज करके दे, वो एरिया जिसके ऊपर मुझे क्या देनी है सबसे ज्यादा अटेंशन। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अटेंशन किसकी चाहिए, मार्केट शेयर डिक्लाइन करने के लिए, ये ढूंढूंगा। अब ढूंढने निकला तो ढूंढते ढूंढते मेरे को क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करनी पड़ेगी सिचुएशन कि भाई किस वजह से गिरा होगा, और साथ में क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा एक प्लान। तो इसमें मैं क्या करता हूं, एक वर्ड, रूट कॉज एनालिसिस करता हूं, कि भाई मेरे को जड़ तक जाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि ये शुरू कहां से हुआ था, मार्केट शेयर पहली बार कब गिरा, जो मेरी एक स्टेज थी जब वो कांस्टेंट चल रही थी, उसके बाद एक जो डिप आया, वो डिप का रीजन क्या था, उस दिन क्या हुआ, कोई ऐसा क्राइसिस था जो फेवरेबल में था या अनफेवरेबल में था। अगर आप देखोगे तो कंपनी से काफी सारे लॉसेज होते हैं जो एक्चुअल में लॉसेज नहीं होते, लेकिन लॉसेज हो जाते हैं। ऐसा कुछ सुना है हमने कि एक्चुअल में लॉसेज नहीं होते, लॉसेज हो जाते हैं। अभी इंडिगो का रिजल्ट आया कल, एनीबडी सॉ दैट? नहीं। तो उन्होंने एक लॉस करा है 2382 करोड़ के आसपास, 2382 करोड़ का उन्होंने लॉस बुक दिखाया अपनी बुक्स के अंदर, लेकिन शेयर आज भी ठीक है। क्यों? अगर किसी कंपनी में पहली बार उनका 966 करोड़ का लॉस था पिछले साल,
पिछले क्वार्टर में। अब वो 2382 करोड़ का लॉस बुक करा है। अगर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग इसको देखें तो कैसे देखेंगे कि लॉस कितना बड़ा है? पहले 966 CR का लॉस था, आज 2382 CR का लॉस आ रहा है। तो हाउ विल सी दिस ऑर्गेनाइजेशन गोइंग डाउन और गोइंग अप? गोइंग गोइंग डाउन, यस और नो? लेकिन शेयर इज फाइन, बढ़ रहा है, बल्कि ज्यादा नहीं बढ़ा, 1.5% अभी भी अप है। हाउ? जहां पे रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा धोखा क्यों खाते हैं, ऐसे खाते हैं। आपने खोला, गूगल पे डाला, इंडिगो रिजल्ट ऊपर आया, कंपनी फेस लॉस ऑफ 2 8 करोड़ क्यू अरे करो, बेचो इसको, सेल करो। दिस इज हाउ रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रेड, एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग आई हैव सीन ऑन द इंटरनेट। कि आप उसको इतनी इन्फॉर्मेशन पे किसी ट्रेड को सोच सकते हो? आप सोचो, उसने जो 2382 का करोड़ बुक करा, पहले अंदर जाओ। आप अंदर जाओगे तो खोलोगे तो लॉसेस की बाइफरकेशन होगी। उसके अंदर आते हैं कौन से लॉसेस हैं जो हमारे ऑपरेशनल लॉस हुआ, जिसमें हम ऑपरेशंस बिल्कुल सही कर रहे हैं लेकिन उस वजह से लॉस आया। कुछ ऐसे लॉस है जो हमारे कंट्रोल में नहीं थे, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए थे बाहर। अब जो ऐसे वाले लॉस आते हैं तो हम, याद है हमें कैश फ्लो बनाते हैं तो उसके अंदर एक वर्ड नीचे लाइन लिखते हैं कि ऐसे कुछ लॉसेस जिसको हमें अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के अंदर कंसीडर किया जाता है, जिसका पता नहीं होता कि ये होगा या नहीं होगा, हो गया तो क्या कर सकते हैं। बाहर का कुछ बंद हो जाना, जैसे कोरोना आया था तो क्या पूरा का पूरा इंटरग्लोब बंद हो गया था? यस और नो? इंडिगो बंद हो गया था, वो लॉस एक्चुअल लॉस थोड़ी है। वो लॉस एक्चुअल लॉस थोड़ी है। वो ऐसा थोड़ी है कि लोग प्रेफर नहीं कर रहे उस फ्लाइट को लेना। लॉस कौन सा है कि हम जो चीज वो ऑपरेशन कर रहे हैं वो ऑपरेशन कोई और प्रेफर नहीं कर रहा। आज वो कंपनी वैसे नहीं चल रही है। अब उनका जो लॉस हुआ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हुआ है। जब बीच में क्या हुआ था, वो डाउन हो गया था प्लेन, याद है? तो उस टाइम पे काफी सारे क्या हो गए थे, एयरक्राफ्ट को रोका गया था, वापस बुला लिया गया था। तो ऐसे करके कुछ लॉसेस होते हैं उनके, जिसमें उनके हाथ में कुछ चीजें नहीं होती, उसकी वजह से लॉस होता है। आज भी उनके 417 एयरक्राफ्ट हैं इंडिगो के पास, अभी भी 417 हैं, उनका कोई बंद नहीं होता। एवरी एयरक्राफ्ट इज ऑपरेशनल, दे आर रनिंग विद 417 एयरक्राफ्ट टुडे, एज ऑफ डेट, एज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे शोज इन द बैलेंस शीट। उसके बेसिस पे मैं देख पा रहा हूँ 417 पिछली बार थे, 417 आज है, सब चल रहे हैं। फिर भी बड़ा है लॉस, उसका रीजन है। और उस अगर ऐसा रीजन है तो वो तो इस साल है, अगली बार नहीं होगा। तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर डाउट नहीं कर सकते हो। This is just a year loss because of some financial crisis or some XYZ reasons happened outside which impacted my Indian country, some company को अगर वो हिट कर दे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा सर उसमें। तुम समझ रहे हो? तो इसके बेसिस पे कंपनी के शेयर्स कभी डाउन नहीं मिलेंगे आपको। फ्यूचर ग्रोथ में क्या फर्क आ रहा है क्या कोई? बताओ। फ्यूचर में कोई लग रहा है क्या डाउट इसमें? नहीं लग रहा है। इस साल में हो गया लॉस भाई, बड़ा लॉस है, कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा था जो नहीं बेयर कर पाए। इकोनॉमिकल कंडीशंस आपके हाथ में, इतनी कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट हम पढ़ ही रहे हैं सारा टाइम। यस और नो? ठीक है, तो हम जब इसको देखते हैं तो इस तरीके से देखते हैं। तो जब भी आता है सर मार्केट शेयर गिरने का रीजन, अब ऐसा वाला रीजन नहीं ढूंढूंगा कि कुछ ऐसा हो गया कि एकदम से मेरा मार्केट शेयर गिर, नहीं। कंसिस्टेंट मार्केट शेयर मेरे कब गिरने लगा, जिससे मेरा ऑपरेशनल प्रॉफिट जो था वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा? लॉस में कन्वर्ट होने लगेगा। तो अभी भी वो ऑपरेशनली 104 करोड़ का प्रॉफिट पे है। अगर आप उनके, अब जो ढंग से जिसने फाइनेंशियल, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जब वो बैलेंस शीट का रिजल्ट देखा होगा ना, उसे देखेंगे रीजंस। तभी हम लोग फाइनेंशियल लिटरेट में जाने जाते हैं औरों से बेटर। क्यों? क्योंकि मैं उसमें क्या देखूंगा कि वो बढ़ेगा क्यों। ऑपरेशनल प्रॉफिट इज इंक्रीज बाय 104 करोड़, ओवरऑल लॉस इज 2382 करोड़। अब कोई बंदा इतना नहीं देखेगा जाके, पर हम लोग देखेंगे। इसीलिए हम लोग उनसे डिफरेंट कह ले जाते हैं कि कैटेगरी में आते हैं हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्यों है? इसीलिए बिकॉज वी सी द रियल पिक्चर्स बिहाइंड द फाइनेंशियल्स। तो उसमें उन्होंने बुक क्या करा है, 104 सीआर का प्रॉफिट बुक करा है क्यू, विच इज वेरी गुड। इवन आफ्टर सच अ बिग लॉसेस देर ऑपरेशनली स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। सो दैट मेक्स मी हिट हार्ड कि मुझे उसको कॉल में जो उसे बाय करना चाहिए रेदर देन सेल करना चाहिए। दैट्स हाउ वी वैल्यू इट। क्लियर? यस और नो? तो इसलिए सर मार्केट शेयर जो गिरा, पहले एनालाइज, तो मैं रूट कॉल एनालिसिस में कौन सा एनालिसिस करूंगा कि मेरा कब से पहले वाला ड्रॉप आया था, या जो एक्चुअल मेरा ऑपरेशनल लॉस होगा वो वाला? जो मेरा ऑपरेशनल लॉस हुआ होगा, जहां से मेरी एक्चुअल ऑपरेशंस की क्या गिरने लगी होगी, मेरा शेयर गिरने लगा होगा, मेरे को ऑपरेशनली लॉस होने लगा होगा, वो मुझे रूट कॉल एनालिसिस निकालना है। तभी मैंने यहां पे क्या लिखा, ऑपरेशनल रिव्यू। मुझे ये वाला रिव्यू नहीं करना मेरी ऑर्गेनाइजेशन का आज लॉस क्यों है, पहले प्रॉफिट था, नहीं। उसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, सम इन माय फेवर, सम इन नॉट इन माय फेवर। और एक जो मेरे एनवायरमेंटल की वजह से या फिर एनवायरमेंटल स्कैनिंग की वजह से लॉस हो गए। मार्केट का गिरना है, मार्केट बंद होगी, मेरी इंडस्ट्री ठप बैठ गई, बाकी किसी रीजन की वजह से, क्या करूं? यूएस गवर्नमेंट अभी बंद बैठी है, हमने सुना है ऐसा, यूएस शटडाउन है। मार्केट अपडेटिंग है, कब से यूएस शटडाउन है, कितने दिन से यूएस की गवर्नमेंट शटडाउन बैठी है? वहां पे व्हाइट हाउस में कोई नहीं जा रहा है। नोबडी गोज टू व्हाइट हाउस फ्रॉम सो मेनी डेज। कोई बड़ा बंदा डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट बोल के हम लोग भी शटडाउन मोड में है जी। हमें इकोनॉमी समझ नहीं आ रही, हमें इतना ट्रिलियन का लोन चल रहा है, सब सोचो इकोनॉमिक शटडाउन है। अब 1 से 3 दिन में एक्सपेक्टेड है खुलने वाली है। खुलेगी तो शेयर मार्केट में फिर बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन होने वाली है। अभी क्यों सब कुछ सही चल रहा है, नॉर्मल, यूएस शट है। यूएस में कोई है ही नहीं, जितने लोग मिलते थे व्हाइट हाउस में सब नहीं है आपस में, वगैरह अभी नहीं मिलना, सब अलग अलग बैठो। कोई डिसीजन नहीं लेना पड़ा, क्योंकि इतने सारे डिसीजन ले लिए, समझ ही नहीं आ रही इकोनॉमी उनको अपनी।
तो इतना बड़ा, तो रिसेशन आने के चांसेस, सो मनी एरियाज, वो सारे एरियाज हैं, ऐसे एरिया की वजह से अगर मेरी इंडस्ट्री फंस जाए तो मैं क्या करूंगा? कुछ कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूं। तो इसलिए क्या, कौन सा रिव्यू इंपॉर्टेंट होता है? ऑपरेशनल रिव्यू इंपॉर्टेंट होता है, कि मेरे ऑपरेशंस जो मैं कर रहा था वो एक्चुअली इंपैक्ट हुए क्या? मेरी जो प्रोडक्शन बढ़ रही थी उतनी प्रोडक्शन पे मेरे को सेल कम आ रही है, ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। एम आई क्लियर? पक्का ना? समझ आ रहा है तुम्हें बिजनेस कैसे इवेल्युएट करते हैं? बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट व्यू रहता है? ऑपरेशनल रिव्यू। हमारे को स्ट्रेटेजिकली क्या बदला हमें कोई परवाह नहीं है, उसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं जो हमारे, कुछ हमारे हाथ में हुई, कुछ हमारे हाथ में, माइक्रो वर्सेस मैक्रो जो हिसाब रहता है वो रहता है वहां पे। क्लियर? चलिए, पहले नंबर पे क्या करा मैंने? असेस करा करंट प्रॉब्लम को, किसकी वजह से मेरा क्या गिरना चाहिए था, क्यों गिरा, मार्केट शेयर। उसके लिए मुझे क्या रिव्यू करना है? एनालाइज करूंगा सिचुएशन और डेवलप करूंगा प्लान। तो जो जब डेवलप करूंगा प्लान, तो इसमें कौन सा मेन एरिया फोकस में रखूंगा? तो यहाँ पे क्या वर्ड आया? ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज। ऐसी ऑपरेशन इनएफिशिएंसीज जिसकी वजह से मेरी फाइनेंशियल हेल्थ पे क्या आ रहा हो, इंपैक्ट आ रहा हो, तो मुझे ऐसे एरियाज को क्या करना पड़ता है? एनालाइज करना पड़ता है। जैसे मैंने एनालाइज कर लिया, उसके बाद क्या करूंगा? जब आपने डेवलप कर लिया प्लान, उसके बाद सबसे पहला वर्ड क्या आता है? इंप्लीमेंट करना। तो इंप्लीमेंट करूंगा, एक इमरजेंसी वर्ड जरूरी है लिखना, क्योंकि मैं ये सारा काम किस में करता हूं? इमरजेंसी में करता हूं। वरना इसके बाद कौन सी सिचुएशन खड़ी है सामने? इसके बाद क्या खड़ा है सामने अगर ये नहीं चला तो? लिक्विडेशन खड़ा है। डाइवेस्टमेंट जब मैं खुद चूज करता हूँ कि मुझे कुछ एरियाज बंद करने, डाइवेस्टमेंट इज ऑन द पर्पस, मेरी पर्पस है, मुझे सारा नहीं बंद करना। वैसे हमेशा टर्न अराउंड के बाद क्या आता है? लिक्विडेशन आती है। डाइवेस्टमेंट इज द मिडल वे। वो अगर हमें लगेगा चूज करने की जरूरत है तो बात करेंगे, वो मतलब सेपरेट क्वेश्चन है, उसको लिंक नहीं करना मतलब साथ में। तभी मैंने नंबर 2 पे क्या पढ़ाया हमेशा? लिक्विडेशन। तो हमेशा टर्न अराउंड के बाद क्या आएगी? लिक्विडेशन। बिल्कुल। तो पहले नंबर पे सर प्रॉब्लम असेस कर ली, उसके नंबर पे एनालाइज करी, एनालाइज के बाद एक प्लान बनाया, प्लान को इंप्लीमेंट करा, इंप्लीमेंट करने के बाद जैसे जो आपने प्लान में बनाया होगा, आपने सोचा होगा कॉस्ट कटिंग को कैसे इंप्रूव करना है, एसेट को कैसे डाइवर्स करना है, लीडरशिप में क्या चेंज करने हैं। जब ये सब करते हो तो इससे क्या होता है? रिस्ट्रक्चर। जब आपने इतना सारा कुछ सोचा करने की, तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा? रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा एंड रीअलाइन। रीअलाइन वर्ड किसके लिए है? वर्ड यहां पे होंगे तो इसका मतलब होगा ना रीस्ट्रक्चर किसके लिए है? सोचो जल्दी। ये क्या था ऊपर? कॉस्ट। क्या है यहाँ पे वर्ड? कॉस्ट कटिंग। ये है कि नहीं? और साथ में क्या है? एसेट डाइवेस्टमेंट। इसके लिए क्या किया जाता है? रीस्ट्रक्चर। क्योंकि आपने कैसे कॉस्ट कटिंग को ठीक करना है, कैसे करना है, ये आप रीस्ट्रक्चर करोगे जैसे। लेकिन जब लीडरशिप चेंज करने की बात आएगी, वो क्या होती है? रीअलाइनमेंट। आपको लीडरशिप रीअलाइन करनी है कि भाई टॉप मैनेजमेंट पे कौन बंदा कैसे काम करेगा, नीचे कैसे पास होगा, क्या हमें मल्टीपल लीडर्स रखने हैं या लीडरशिप को बिल्कुल बदल देना है, या आज हम पार्टिसिपेटिव अप्रोच से कर रहे हैं। पहले ऊपर से नीचे तक ही हायरार्की चलती थी, अब ऐसा नहीं करना यार, ऐसे काम नहीं बन रहा। लीडर नीचे वाले फंक्शनल लेवल के लोगों की बात भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो एक्चुअल में काम धंधा वो जानते हैं। आप ऊपर बैठे हुए काम धंधा नहीं जानते, मशीन कैसे चल रही है, मशीन कितना दे रही है, मशीन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक्चुअली कौन बताता होगा? फंक्शनल लेवल वाला बंदा। यस और नो? तो कहीं ना कभी कोई कंपनी ऊपर वाले लोग नीचे सुनती नहीं है, वो कहता है जी मैं तो बता थक गया कि ये मशीन इतनी से ज्यादा नहीं कर सकती, आप लोगों ने इसका एस्टिमेट बना रखा है 1 लाख यूनिट कर देगी, कैसे कर देगी? 8 घंटे बाद तो ये गर्म हो जाती है। ये एक्चुअली में कौन जानता है? नीचे वाला बंदा। तो कहीं ना कहीं जब रीअलाइनमेंट की बात आती है तो आपको लगता है यार हमें उनको अप्रोच लेना पड़ेगा, उनसे भी जानने पड़ेंगे कि कौन से रीजन है जहां वो लोग फंस जाते हैं। तो कोई कौन सी चीज होती है, इसे क्या बोलते हैं? रीअलाइनमेंट करना। तो कहीं ना कहीं रीस्ट्रक्चर किया जाता है किसके लिए? फाइनेंशियल और ऑपरेशनल चीजों को ठीक करने के लिए, और लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक चीजों को ठीक करने के लिए क्या की जाती है? री अलाइनमेंट। जल्दी मेरे साथ, क्या बोल की जाती है? बोलने में वैसे लगते हैं ना तुम्हारे, तो मुझे गुस्सा चढ़ता है तुम लोगों पर। स्टेप नंबर 5, रिटर्न टू नॉर्मल। जब आप रिस्ट्रक्चर कर दोगे सब कुछ और रियलाइन कर दोगे, वापस किस पे आ जाओगे? नॉर्मल पे आ जाओगे। और क्या देखोगे? क्या क्लियर है यहां तक? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा पेपर में, कभी भी पूछ लेगा। चलो जी, आगे है सर टर्न अराउंड सेट जी, उसके एलिमेंट्स एंड रीजंस क्या है रिट्रेंचमेंट के लिए? चलो, कुछ नहीं है, बिल्कुल जो हम ऊपर पढ़ते हैं सेम ही पॉइंट्स लिखने हैं, बस ऊपर नीचे कर दिया और कुछ नहीं है। सर कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं जो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी की तरफ हमें लेके जाएं? कौन कौन से एलिमेंट्स? क्या आता है माइंड में सबसे पहले? टर्न अराउंड की बात कर रहे हैं, वही पॉइंट्स बनने हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं टर्न अराउंड के? सॉरी, लॉस। लॉस होना तो ठीक है, लॉस होना तो मतलब इसको पॉइंट में लिखना पड़ेगा, जैसे कोई कॉस्ट रिडक्शन। बेसिकली पूछा जाए कौन से की एलिमेंट्स है टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी के? स्ट्रेटेजी के टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी में लॉस इज नॉट अ, लॉस को क्या मान, लॉस से कुछ समझ थोड़ी आ रहा है। व्हाट इज लॉस? की एलिमेंट्स, कि किस एलिमेंट्स की वजह से टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी पिक्चर में आती है। लॉस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा लॉस गलत है, लॉस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा कि हाँ टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी लगे। लॉस होने से टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी नहीं होती। लॉस तो हर कंपनी में होता है, हर कंपनी टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी कर रही है, इसका मतलब ऑब्वियसली नहीं। तो लॉस का होना तो नॉर्मल है यार, प्रॉफिट और लॉस तो होगा ही होगा।
ऑर्गेनाइजेशन में, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। क्या क्या आता है, ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। तो कहीं ना कहीं की एलिमेंट्स ऑफ टर्नअराउंड स्ट्रेटजी, क्विक कॉस्ट रिडक्शंस, रेवेन्यू जनरेशन, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, कोई नया नहीं पढ़ना है। क्या कॉस्ट रिडक्शन की बात कर रहे थे ऊपर भी, यस और नो? तो सर की है, जब टर्नअराउंड स्ट्रेटजी लगानी होती है तो कौन कौन से एलिमेंट्स लगाने होते हैं, वही वाले पॉइंट है जो ऊपर पढ़े, कुछ नहीं ज्यादा सोचना। सेम कौन वाले पॉइंट्स कहां से आंसर बनाना है, यही से क्या बनाना है, वो एलिमेंट्स का आंसर बना देना है। चेंज इन टॉप मैनेजमेंट है इसमें, क्या उधर भी था लीडरशिप चेंज, यस और नो? उसके बाद क्या उसमें कॉस्ट रिडक्शन था, क्या उसमें रेवेन्यू जनरेशन बढ़ा था, क्या हम वहां पे भी एसेट को लिक्विडेट कर रहे थे, यस और नो? यहां तक तो हमारे सारे सेम हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करना है, और कोई पॉइंट यहाँ पे क्या है, न्यूट्रलाइजिंग एक्सटर्नल प्रेशर्स, ये किस तरीके से सोचेंगे। कहीं ना कहीं अगर हमारे पास कुछ एक्सटर्नल प्रेशर पड़ रहा है और हमें लग रहा है कि उसकी वजह से हमारे को इम्पैक्ट आ रहा है, तो मैं टर्न अराउंड में क्या उसको ठीक नहीं करूंगा, यस और नो? क्या मुझे उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ना। हो अब जब मैंने क्या करी थी, हमने सेकंड पॉइंट क्या था मेरा स्टेप के अंदर, एनालाइज द सिचुएशन। जब मैंने सिचुएशन को एनालाइज करा कि मेरा मार्केट शेयर क्यों गिर रहा है, कर रहा था ना मैंने। अब वहां करने का तो मुझे पता चला एक्सटर्नल प्रेशर ही बहुत है मेरे पास, कंपिटेटिव चैलेंजेस आ रहे हैं मेरे को बहुत ज्यादा, इतने सारे कंपिटिटर्स बैठे हैं, मैं करूं क्या। इवन इफ मैं सब कुछ सही करूं फिर भी कंपिटिटर बहुत आई है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा ऑपरेशंस में ऐसा क्या बदलूं या क्या ठीक करूं जिससे मेरा क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल प्रेशर मेरा थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए या फिर कम हो जाए, यस और नो? तो कहीं ना कहीं मार्केट शेयर के ऊपर जब आप बात करते हैं, मार्केट शेयर एग्जांपल बेस्ट सूट बैठता है यहाँ पे, इसलिए मैंने लिया था कि मार्केट शेयर अगर आपका गिर रहा है तो आपने देखा क्यों गिर रहा है। क्यों गिरने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक रीजन क्या हो सकता है, एक्सटर्नल प्रेशर का बढ़ना, अगर बढ़ेगा तो उसे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। और इनिशियल क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शंस का मतलब कहीं ना कहीं आपका मार्केट शेयर गिरने का रीजन क्या हो सकता है, मार्केट ट्रस्ट का गिरना, बाहर आपकी बिल्ड आपका जो अच्छी खासी रेपुटेशन बनी हुई है आपको वो स्ट्रांग नहीं रहनी, यस और नो? सोचो, क्या अगर आपकी मार्केट रेपुटेशन कम हो रही होगी तो कहीं ना कहीं आपका मार्केट शेयर भी कम हो रहा होगा। अगर लोगों का ट्रस्ट हट रहा होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर से तो आपके कस्टमर्स भी कम हो रहे होंगे, यस और नो? हो रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं कभी कभी क्या बढ़ानी पड़ती है, अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी पड़ती है। आपको कुछ ऐसे एक्शंस लेने पड़ते हैं जहां पे लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर से वापस आ जाए। हो सकता है आपने से कोई ऐसे प्रोडक्ट में कोई न्यूज आ गई हो जो आपने एक्चुअली में ना की हो, लेकिन अब फैल गई तो फैल गई। बहुत नेगेटिव मार्केटिंग होती है, बहुत से कंपटीटर्स बैठे हैं एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं मार्केट में, तो कुछ आ जाता है तो आपको अपने एक्शंस को भी क्या करना पड़ता है, क्विक विंस टू रिस्टोर स्टेक होल्डर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। कहीं ना कहीं आपको अपने स्टेक होल्डर्स का, अपने यूजर जितने भी यूजर्स हैं आपकी कंपनी के, उनका क्या करना पड़ता है, एक्शन जो आपका ट्रस्ट है वो क्या करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। तो सर कौन कौन से पॉइंट हो गए जल्दी से, पहले नंबर पे क्या याद आएगा, की एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड में। सिंपल आसान 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 करने का तरीका क्या है, इसके ऊपर डाल, यहाँ पे डाल के लिख दो, इसको मार्क करके लिखो, ये सारे क्या है एलिमेंट्स, जल्दी। टर्न अराउंड के नीचे जो ये चार दे रखे हैं इनको लिखो एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे। अब वो टर्न अराउंड पूछेगा तो भी आएंगे, वो एलिमेंट्स का क्वेश्चन पूछेगा तब भी आएंगे। लिख लिया, चलो मार्क करेंगे वहां पे चार कौन कौन से, पहले वहां पे चेंज इन द टॉप मैनेजमेंट, लीडरशिप चेंज, वो भी लिख सकते हो, चेंज इन द टॉप मैनेजमेंट, दोनों पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, डालो। फिर उसके बाद क्विक कॉस्ट रिडक्शन, रेवेन्यू जनरेशन, एसेट लिक्विडेशन फॉर कैश। अब क्या ये वाला पॉइंट वहां से बन नहीं रहा, आइडेंटिफाइंग क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज, कहां से लेके आ रहे हैं पॉइंट, सोचो कौन सा वर्ड पढ़ा था हमने इसके लिए, क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज किसको बोल सकता हूँ, कोर के साथ क्विक पे ऑफ कौन सी होंगी, जो नॉन कोर होंगी। तभी तो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी ना कि क्विक पे ऑफ कौन सी है, कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो नॉन कोर है, जिनको मैं बेचूं और जल्दी से मेरे पास क्या आ जाए, कैश आ जाए। तो यहाँ पे कहाँ पे लिखो आगे, नॉन कोर एक्टिविटीज। ये नॉन कोर एक्टिविटीज को कम करना, या तो ऐसे पॉइंट समझ लो, या फिर जो कोर एक्टिविटीज है उनको बढ़ाना। दोनों में से कैसे भी लिख सकते हो, पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में, दोनों तरीके में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिमेंट्स में क्या है, नॉन कोर एक्टिविटीज को क्या करना, कम करना। तो नॉन कोर एक्टिविटीज के अंडर परफॉर्मेंस वाली एक्टिविटीज को खत्म कर दो, या तो ऐसे लिखो, या फिर फोकस ऑन द कोर एक्टिविटीज, ताकि आप उससे क्या कर पाओ, जो जिस चीज को जरूरी है वहीं पे अपने एफर्ट, वहीं पे अपने रिसोर्सेज लगाओ, वहीं पे पैसा लगाओ। दोनों में से कोई पॉइंट नहीं। इसमें यहाँ पे कौन सा दिया, फोकसिंग ऑन प्रोजेक्ट दैट ईल्ड इमीडिएट पॉजिटिव रिजल्ट, किसकी बात कर रहा है, कोर एक्टिविटीज की। तो आप किसी भी तरीके से लिखो, कोर एक्टिविटीज पे फोकस करना या फिर नॉन कोर को एलिमिनेट करना, बोथ आर फाइन। क्या इतने पॉइंट्स बहुत है, 5 लिख लेंगे।
तो टर्न अराउंड वैसे सोचो, सिंपल सी बात है, टर्न अराउंड क्या सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करे या बात करे तो हो जाएगा? क्या उसके लिए तीनों लेवल्स का होना जरूरी है? तो क्या तीनों लेवल्स के लिए तीनों लेवल में कम्युनिकेशन भी जरूरी है? क्या उसके लिए आपको इंटरनल कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है? यस और नो? तो कहीं ना कहीं क्या बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप से लेके फंक्शनल लेवल तक सबके लिए क्या चाहिए, बेटर कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन में काम करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो इन्हें अपने आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या लगाना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं लगाना पड़ेगा तीनों डिपार्टमेंट्स को? डिपार्टमेंट वाइज स्ट्रेटेजिक अलायंस भी तो लगता है। स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब तो क्या है, वॉलंटरी कोऑपरेटिव एक स्ट्रेटेजी बनाना, साथ में मिलकर काम करना। तो क्या इंटरनली एक दूसरे के साथ अगर आप स्ट्रेटेजिक अलायंस बना लोगे तीनों वर्जन के अंदर, टॉप मिडल और वो, तो भी आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यस और नो? तो क्या बन जाएंगे पॉइंट्स? सर मेजर रीजंस फॉर कौन से पढ़े थे ऊपर हमने? टर्न अराउंड के पढ़े थे, वार्निंग सिग्नल्स पढ़े थे कि नहीं? ये भी मेजर रीजंस फॉर टर्न अराउंड लिख दूंगा तो भी यही आंसर ही आएगा। ठीक है, तो अब क्या है मेजर रीजंस फॉर रिट्रेंचमेंट? अब ये ओवरऑल रिट्रेंचमेंट के अंदर क्या तीनों आती हैं? रिट्रेंचमेंट जब आया तो इसका मतलब क्या टर्न अराउंड की बात कर रहे हैं हम? यस और नो? टर्न अराउंड की बात तो नहीं कर रहे, किस किस की बात कर रहे हैं यहाँ पे? टर्न अराउंड, डाइवर्समेंट और लिक्विडेशन। तो मतलब अगर वो रिट्रेंचमेंट के रीजन पूछेगा तो वो सोच रहे हैं कि वापस करना हो, ये कुछ खत्म करना हो, सारा खत्म करना हो, उसमें अगर हम रीजंस बता दो कौन से कॉमन रीजन है जब हम इसकी तरफ जाएंगे कि हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं टर्न अराउंड की बात करूं तो भी नॉन कोर को खत्म कर रहा हूं। टर्न अराउंड में भी नॉन कोर एक्टिविटीज तो मैं जाने दे रहा हूँ कि नहीं जाने दे रहा? डाइवेस्टमेंट में मैं वो वाले एरिया जाने दे रहा हूँ जो अंडर परफॉर्मेंस वाले एरियाज हैं। यस और नो? तो नॉन कोर में भी कुछ ना कुछ खत्म तो होता है, डाइवेस्टमेंट में थोड़ा ज्यादा होता है और लिक्विडेशन में सारा हो जाता है। यही है क्लैरिटी? यस और नो जल्दी? यस। तो सर मेजर रीजन अगर हम रिट्रेंचमेंट की बात करें, बिल्कुल ऐसे ऐसे मोटे मोटे रीजन जिसमें मुझे सोचना पड़ेगा कि यार मुझे रिट्रेंचमेंट करनी पड़ जाएगी। अब तुम्हारा वाला पॉइंट है क्या होना कंपनी में? लॉस होना। अगर कंपनी लॉस की तरफ जा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अब देखना है भाई टर्न अराउंड करने की जरूरत पड़ेगी या डाइवेस्टमेंट ही कर देना या लिक्विडेशन ही कर देना। तो पहले क्या है, कॉन्टिन्यूअस लॉसेज एंड अनवायबिलिटी। क्या है, एग्जिस्टिंग सेगमेंट्स ड्यू टू द परसिस्टेंट फाइनेंशियल ड्रेन। तो जहां जहां पे भी फाइनेंशियल आपको लॉसेज हो रहे हैं उस वाले सेगमेंट्स को क्या कर दीजिए, एग्जिट कर दीजिए। क्लियर है पहला पॉइंट? पहले अगर कॉन्टिन्यूस लॉसेज हो रहे होंगे तो मेरा क्या रीजन बनता है, किसका रीजन बनता है ये? कॉन्टिन्यूस लॉसेज के अंदर टर्न अराउंड भी दिमाग में ना पहले नंबर फिट बैठता है, क्योंकि टर्न अराउंड बहुत बड़ा होता है। पेपर में गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि किसके ऊपर पूछ रहा है। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी में भी ये नहीं लिखा है। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी में अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज। आपके कैश फ्लो का कम होना लॉस होना नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। लॉस होना इज लॉस होना, कैश फ्लो का कम आना मतलब इनफ्लो का कम हो जाना। कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलेगा। लॉस होने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं, पीएनएल अकाउंट बनता है। अकाउंटिंग टर्म्स में समझो, पीएनएल अकाउंट में क्या आता है, प्रॉफिट या लॉस। कैश फ्लो कम होना पीएनएल बताता है। कौन बताती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसमें ऑपरेशनल फाइनेंशियल आते हैं कि नहीं आते, वहां पे पता चलता है कि अच्छा यार ऑपरेशनल लॉस हो रहा है या फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है ना? तो उसका याद रखना है। तो इसलिए टर्न अराउंड के अंदर और रिट्रेंचमेंट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? लॉसेस अगर हो रहे होंगे तो किस स्ट्रेटेजी की याद आनी चाहिए? रिट्रेंचमेंट की। नेगेटिव कैश फ्लोज आ रहे होंगे तो किस स्ट्रेटेजी की याद आनी चाहिए? टर्न अराउंड की। आर बी क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो सर, कॉन्टिन्यूस लॉसेस का होना रिट्रेंचमेंट दिखाता है। फिर उसके बाद जो पहले सिंपल आ जाए, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज भी आए यहाँ पे। अब बताओ सर यार, अभी तो आप देखते गए थे ऊपर, अभी क्लैरिटी की थी फिर खत्म कर दी। बताइए बताइए बताइए। क्या दूसरा पॉइंट आना चाहिए नहीं आना चाहिए यहाँ पे? सर रिट्रेंचमेंट के अंदर क्या टर्न अराउंड आता है? अगर नेगेटिव कैश फ्लोज हो रहे होंगे तो क्या वो टर्न अराउंड का रीजन बनेगा? तो क्या वो अपने रिट्रेंचमेंट का रीजन नहीं बनेगा? तो डरना क्यों है फिर तुम? सोचते क्यों इतना? उसने ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा, रिट्रेंचमेंट। तो मतलब जितने ऊपर सारी चीजें पड़ी है सब एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है। तो मेजर रीजंस फॉर रिट्रेंचमेंट में नॉन कोर एक्टिविटीज का ना चलना, किसी यूनिट का अंडर परफॉर्म करना, कुछ भी आएगा तो क्या वो रिट्रेंचमेंट का रीजन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ये इतना आसान आंसर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर बहुत कुछ आ सकता है। रिट्रेंचमेंट पूछा तूने मुझसे, कुछ भी ऐसा रीजन जो सही नहीं बैठ रहा मेरी कंपनी में, किसकी तरफ लेके जाता है मुझे? तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं, तुम्हें क्या ये पॉइंट याद करने, बिल्कुल भी नहीं। चेंज, लीडरशिप का चेंज होना, लीडरशिप सही से काम ना करना, क्या रीजन है, किसका रीजन है? रिट्रेंचमेंट का रीजन है। तो कौन कौन से आगे सर? पहले नंबर पे लॉसेस का होना रिट्रेंचमेंट है, नेगेटिव कैश फ्लोज होना रिट्रेंचमेंट है, और सोचो, और सोचो जल्दी।
इंक्रीज इन द डेट होना, मार्केट शेयर का डिक्लाइन होना, रेवेन्यू जनरेट ना होना, रेवेन्यू जनरेशन बढ़ा रहा था कैश, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो कैश कम हो जाएगा, तो वो भी रीजन बनेगा। अब देखो इन्होंने इसको कैसे लिखा, सेलिंग अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज, हम ऊपर बढ़ के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जो भी यूनिट मेरी सही काम नहीं कर रही उसको क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। उसकी इन्होंने वर्डिंग क्या कर दी, डाइवेस्टमेंट फॉर वायबिलिटी। इतना याद रखने के लिए, पर क्या हम डाइवेस्टमेंट फॉर अनप्रॉफिटेबल यूनिट लिख सकते हैं? डाइवेस्टमेंट का वर्ड का मतलब क्या था जो मैंने स्ट्रेटजी में पढ़ा? डाइवर्स करना मतलब कुछ सम एक्टिविटीज को हटाना, सारे एक्टिविटीज हटाने की बात नहीं कर रहा, वो लिक्विडेशन बन जाएगा। पर क्या लिक्विडेशन भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, वो रिट्रेंचमेंट का पार्ट है, गलत नहीं है। बट कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट क्या बना जा रहा है, डाइवेस्टमेंट करना मतलब कुछ एक्टिविटीज जो क्या नहीं है, वायबल नहीं है, किसके लिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको क्या करना, सेलिंग करना। तो यहाँ पे आप डाइवेस्टमेंट फॉर क्या लिख सकते हो, वायबिलिटी, मुझे पता तुम्हें याद नहीं रहेगा, डाइवेस्टमेंट फॉर ठीक करो, उसको आगे लिखो, क्या लिखना है, अनप्रॉफिटेबल या फिर अनप्रॉफिटेबल यूनिट या फिर एसबीयू, कुछ भी जो भी आपका क्या नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। एक्वायर्ड बिजनेस मिसमैच, क्या हम ऊपर मिसमैच, मैचिंग मैचिंग पढ़ते आ रहे हैं? किसमें पढ़ा मैच? मैच कौन सा टॉपिक है ऊपर, मैच, मैच होना कहाँ कहाँ पे, मतलब दो बिजनेसेस जुड़ रहे थे, मर्जर हो रहा था, स्ट्रेटेजिक अलायंस हो रहा था, मतलब आपस में एक दूसरे के जुड़ के काम कर रहे थे, मैचिंग बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर मान लो आपने किसी के साथ क्या करा, बनाया और वो काम नहीं करा, आपने सोचा था क्या करेंगे, बढ़ के अलायंस बनाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा हमारा, मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बढ़ जाएगा, सब कुछ, लेकिन क्या हो गया, उल्टा डाउन हो गया। तो डाउन होने की वजह से अगर आपने जो एक्वायर्ड बिजनेस था, अगर आपको मिसमैच निकला तो आप उसे रिट्रेंच नहीं करोगे, करेंगे कि नहीं? तो कुछ भी आपने जो स्टेप लिए है और अगर आपको वो काम नहीं कर रहा तो क्या उसे रिट्रेंच करना पड़ेगा? यस। तो ये वाला कौन सा पॉइंट है सर, जो ऊपर मर्जर एक्विजिशन में पड़ा वही सारा कुछ सारा, अगर कुछ भी स्ट्रेटेजिक अलायंस भी आएगा बिल्कुल आ सकता है, जो भी मैच करने लगे, लेकिन वो अगर मैच नहीं करता है, न्यूली एक्वायर्ड बिजनेस अगर आपका मिसमैच निकले तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, वो भी आपका रीजन हो सकता है रिट्रेंचमेंट करने का। फिर उसका सीवियर कंपटीशन, अभी हमने इधर वाले पॉइंट में पढ़ा था कंपटीशन का, कुछ पढ़ा था अभी, मैंने समझाया था कंपटीशन के बारे में, क्या हो रहा था, कौन सा पॉइंट था वो, एक्सटर्नल प्रेशर। अब एक्सटर्नल प्रेशर आपके पास ऐसा पड़ जाए कि आप सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, तो क्या वो रिट्रेंचमेंट करनी पड़ेगी कि नहीं? क्योंकि हमने एक किसका पॉइंट पढ़ा था, टर्न अराउंड की एलिमेंट है कि वो आपको एक्सटर्नल प्रेशर को क्या करने को बोल रहा है, न्यूट्रलाइज। क्यों? क्योंकि आपका एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा था। यहाँ पे इसने उसको कैसे दिखाया, सीवियर कंपटीशन फॉर्म्स इनएबिलिटी टू कंप्लीट इफेक्टिवली इन द मार्केट। भाई मैं कंपटीटर से लड़ ही नहीं पा रहा हूं, अगर मैं लड़ नहीं पा रहा कंपटीटर से तो क्या मुझे एक दिन खा जाएंगे वो लोग? यस और नो? क्या उनका मार्केट शेयर बढ़ता जाएगा, मेरा कम होता जाएगा? तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करनी पड़ेगी, रिट्रेंचमेंट करनी पड़ेगी मुझे। कहीं ना कहीं रिट्रेंचमेंट करने का मतलब है क्या लगाना पड़ेगा, टर्न अराउंड लगाना पड़ेगा। उसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, क्या समझे? ये पॉइंट कहां से शुरू हुआ, सब फीवियर कंपटीशन नजर आया होगा तो पता चल गया भाई कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा का मतलब टर्न अराउंड करनी पड़ेगी, टर्न अराउंड का मतलब न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा क्या, एक्सटर्नल प्रेशर। क्या क्लियर है? तो इसका मतलब टर्न अराउंड में रीजंस कहां से पहुंचते हैं, रिट्रेंचमेंट के जो मेन रीजंस होते हैं। नेगेटिव कैश फ्लोज भी क्या उसी ने दिया उसको लाके, पहले क्या ऊपर रिट्रेंचमेंट, उसके नीचे टर्न अराउंड है, तो उसको मिला नेगेटिव कैश फ्लोज, उसने किसको दे दिया, टर्न अराउंड को। फिर उसको क्या मिला, ये सेलिंग अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी किसको दे दी, डाइवेस्टमेंट को। फिर उसका कॉन्टिन्यूस लॉसेस भी किसमें बटेगा, किसमें बटना चाहिए, किसमें बटना चाहिए? अगर हम इसको बोले कॉन्टिन्यूस लॉसेस एक सेगमेंट में तो किसमें जाएगा, डाइवेस्टमेंट में। और अगर हम बोले ओवरऑल कॉन्टिन्यूस लॉसेस ही हो रहे हैं तो लिक्विडेशन में। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद एक्वायर्ड बिजनेस मिसमैच किसमें जाएगा, लिक्विडेशन में। कि जोन सा वाला बिजनेस है अगर वो नहीं काम कर रहा तो अगर यूनिट है तो उसे क्या कर दो, डाइवेस्ट कर दो, और अगर बिजनेस है तो लिक्विडेट कर दो। क्या समझ आ रहा है? तो ये रीजन किसके हैं सर, रिट्रेंचमेंट होने का कुछ भी हो सकता है, बड़े से बड़ा रीजन, उसको हम कैटेगराइज करते हैं कि ये टर्न अराउंड के लिए करना पड़ेगा, डाइवेस्टमेंट करनी पड़ेगी या लिक्विडेशन करनी पड़ेगी। क्या क्लियर है? चलिए उसके बाद एक क्या है, अनअफोर्डेबल टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। किसी चीज की आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड कराने की, लेकिन वो क्या पड़ रही है, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ रही है, तो आप उसे क्या करोगे, उसको फेवर को डाइवर्स कर दोगे कि भाई ये तो हम नहीं कर सकते, ये वाला एरिया हटा दो, या फिर ये जिस प्रोडक्ट के लिए चाहिए वो प्रोडक्ट ही माइनस कर दो, हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अनअफोर्डेबल टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, जो अफोर्ड नहीं हो सकती उसको क्या कर दिया जाता है, डाइवर्स कर दिया जाता है। फिर बेटर इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव, अगर आपको लगता है कि बेटर इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, मैं इस यूनिट को छोड़ के इसका पैसा उठा के अगर इस वाली यूनिट में लगा दूं तो इसी का प्रॉफिट डबल हो जाएगा। और ये वाला तरीका ये कैसे पता चलता है, ये भी हम नीचे पढ़ने वाले पोर्टफोलियो मैट्रिक्स बताते हैं कि आपके पास बेटर ऑल्टरनेटिव्स कैसे हैं।
वो जब पढ़ेंगे तब आएगा। बट क्या ये क्लियर है पॉइंट कि अगर मेरे पास बेटर ए बी सी डी, मैंने 4 एसबीयूज बना रखे हैं, ए एसबीयूज मेरा इतना बढ़िया चल रहा है कि मतलब इसमें जितना मैं पैसा डालता हूँ ये मुझे उसको कन्वर्ट करके देता है रिटर्न्स में, और सी मेरा बिल्कुल डेड है, तो कैन आई डू दिस कि सी को निकालूं, बंद करूं और डी में पैसा डाल दूं? इज इट बेटर, बेटर इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव और नॉट? यस और नो? तो कहीं ना कहीं अगर मेरे को लगता है तो बेटर है, तो ये किसमें जाएगा पॉइंट? डाइवेस्टमेंट के अंदर। तो डाइवेस्टमेंट का मतलब है कुछ तो वो जो डाइवेस्टमेंट है वो यहां से बड़ी हुई है। डाइवेस्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े एरियाज आते हैं, जैसे कि अगर बेटर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है, अपग्रेडेशन अगर आपकी वीक हो रही है, तो ये सारे किसी किसी किस में डालते हो आप? डाइवेस्टमेंट में डालते हो। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो सबसे पहले पढ़ना क्या चाहिए हमारे को? मेजर रीजंस फॉर रिट्रेंचमेंट। तो जब रिट्रेंचमेंट पढ़ेंगे तो पहले पढ़ेंगे रिट्रेंचमेंट के अंदर कौन कौन से 3 एरियाज आते हैं और मेजर रीजंस कौन से होते हैं रिट्रेंचमेंट के। होगा क्वेश्चन नंबर 1। 3 एरियाज कौन कौन से हैं? टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन। मेजर रीजंस हो गए ये सारे। अब जब मेजर रीजंस की बात करते हैं तो इसमें से अब कौन से रीजन है जिसमें क्या होता है? अगर हम नेगेटिव कैश फ्लोज की बात करेंगे तो कौन याद आ जाएगा? टर्न अराउंड याद आ जाएगा। अगर किसी सेगमेंट की बात करेंगे डाइवेस्ट करने की तो डाइवेस्टमेंट, और कॉन्टिन्यूस लॉसेज होते रहे तो क्या याद आ जाएगा? लिक्विडेशन। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? चलिए, तो ये वाला हमारे यहाँ डन होता है। अब आते हैं सर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स ऑफ एसएम, जिसको कि देखो एक चीज और क्लियर करना, जब तुम एग्जांपल्स कर रहे थे, जब हमने क्वेश्चंस करे थे 4th चैप्टर के, यस और नो, पर जो भी हमने क्वेश्चंस करे क्या तुम्हें लगा कि बहुत हार्ड थे वो? यस और नो? मतलब समझ आ रहे थे किसमें डाइवेस्टमेंट लग रहा है, किसमें मर्जर लग रहा है, आ रहे थे या नहीं आ रहे थे? ऐसा नहीं है हमने प्री 25 के क्वेश्चन नहीं करे, उसने 25-24 भी करा था, मतलब लेटेस्ट ही करे थे। तो लेटेस्ट में क्या ऐसा लगा कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन पढ़ के कि क्या ही आंसर आएगा? नहीं लगा। लेकिन क्या ये चीज चैप्टर नंबर 1 में थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रही थी? चैप्टर नंबर 1 में डिफिकल्ट लग रही थी कि नहीं लग रही थी? मतलब क्लियर कट क्वेश्चन से वो आंसर निकल के नहीं आ रहा था, जो 4th में तो पता चल रहा था। हाँ, उसकी डिटेल कैसे लिखनी है वो ठीक है, हमने उस पे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अंदर क्या आना चाहिए, वो मेन पढ़ रहे थे, वो लिख देंगे अंदर। बट 4 और 1 में डिफरेंस समझना। 4 चैप्टर एक्चुअली में डिफिकल्ट है, इसके क्वेश्चन हमेशा क्या आएंगे पेपर में? सिंपल। ये बात मेरी अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट सिर्फ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 बनाता है। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 नहीं बनाता। 5 बना सकता है क्योंकि 5 इजी है चैप्टर एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। लेकिन कभी भी आपको इसका क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं मिलेगा। मैंने अब तक इतने पेपर्स देख लिए, मेरे को कभी इन वाले टॉपिक के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन नहीं मिला। और ये दिस इज द बेस्ट टॉपिक यू कैन लर्न, जो तुम्हें हेल्प करता है कि एक्चुअली में बिजनेसेस जो है कैसे होते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाई किस बेसिस पे जाती हैं, उसका बेस क्या लिया जाता है, ये बेस लिया जाता है, ये मैट्रिक्स आपका बेस होता है किसी स्ट्रेटेजी को बनाने का। लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन एंड्स ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स, बस। व्हाट इज बीसीजी मैट्रिक्स, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। क्योंकि इसके ऊपर वो लोग स्टेट मतलब अब तक नहीं गए हैं केस स्टडी बेस घुसने। एक आधा क्वेश्चन आया बीसीजी में, वो भी इतना सिंपल आया कि उसमें पता लग रहा है बीसीजी लग रहा है, वो थोड़ी बहुत केस स्टडी बनाई है। एक क्वेश्चन सिंपल, ओवरऑल एंटायरली सिंस 2018 आया चेक, मुझे नहीं मिला। ठीक है, तो मतलब मेरा फोकस समझना, पेपर में हमेशा जब आप इनको चैप्टर्स को पढ़ो तो इन चैप्टर्स में से ये चीजें होगी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसकी डेफिनेशन, उसके 4 पॉइंट्स, इसके 4 टाइप्स। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस 90% से भी ज्यादा है। तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ रिट्रेंचमेंट के टाइप्स बता दो, ठीक है ना, इसका प्रोसेस बता दो, सिंपल वाले क्वेश्चन, टर्न अराउंड कब लगाया जाता है, तो ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। मर्जर के टाइप्स कौन कौन से हैं, या फिर अगर डिफिकल्ट करना होगा सिचुएशन देंगे, कौन सा वाला मर्जर लगेगा, कौन सी वाली डाइवर्सिफिकेशन लगेगी। ये उनका लास्ट लेवल है अचीव करने का, लास्ट जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है उसमें आता है जो हमने पढ़े थे ऊपर, कि इसमें डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी लग रही है, इसमें डाइवर्सिफिकेशन लग रही है, प्रोडक्ट पेनिट्रेशन है, ये मार्केट डेवलपमेंट है, ये पूछेगा आपसे। ये उनका लास्ट हाईएस्ट लेवल है इन चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 आपका ज्यादा मार्क्स गिवन चैप्टर होता है, क्योंकि इसके अंदर डिफिकल्ट नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आपको सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए 2 से 3 लाइन की, और उसके नीचे क्या 4-5 पॉइंट्स हैं या टाइप्स हैं या वट एवर इट इज, वो पता होना चाहिए बस। एक स्ट्रेटेजी के 4 पॉइंट याद रखने हैं आपको बस। डाइवर्सिफिकेशन, इसके 4 पॉइंट क्या हो सकते हैं, कोई आंसर है पता चले डाइवर्सिफिकेशन में, वही 4 चिपके आने हैं। क्योंकि सिचुएशन आपको सिर्फ ये पूछने पे बताएगी कि आपको बताना है डाइवर्सिफिकेशन है, मर्जर है, एक्विजिशन है, स्ट्रेटेजिक अलायंस है, या क्या है, या फिर वो जो 4 क्वेश्चन है एडवांटेजेस कौन सी हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस की, वो 4, या फिर वो जो हमने टर्न अराउंड की 4 पढ़ी है सिचुएशंस, टर्न अराउंड, स्ट्रेटेजिक टर्न अराउंड और अपना स्ट्रक्चर टर्न अराउंड वगैरह वाली, उसके एडवांटेजेस बता दो बस। क्लियर है? तो याद रखना चैप्टर नंबर 4 इज मोर स्कोरिंग। तो अगर आपको ये चीजों से डर लगेगी आपके बेनिफिट में, क्योंकि इसका क्वेश्चन आएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि सीधा पूछेगा, ठीक, घुमाएगा नहीं, केस स्टडी नहीं देगा, तंग नहीं करेगा। एक बार तो क्वेश्चन आया हुआ है ये, इसके बीसीजी के 4 होते हैं, इसमें स्टार, कैश, क्वेश्चन मार्क और डॉग्स, कह रहे हैं इसको एक्सप्लेन कर दो क्या क्या होते हैं, बस यही क्वेश्चन आ रहा है 4 मार्क नंबर का। अरे तो बहुत सिंपल है यार, ये तो पेपर में ऐसे ही नंबर बांटता है। तो ये सब, ये चैप्टर नंबर बांटता है, 3rd चैप्टर भी नंबर बांटता है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 थोड़ी सी आपके मेहनत मांगेगा, कि आपके एनालिसिस मांगेगा, कि चैप्टर इतना सिंपल है चैप्टर नंबर 1, उसमें वो क्वेश्चन क्या कुछ है, तो उसको क्वेश्चन को क्या करता है, थोड़ा सा ट्रिकी करता है बस। ठीक है, तो अप्रोच भी तैयार होनी चाहिए पेपर की, इसमें क्या करना है, इसको बीकॉम की तरह पढ़ना है।
कि इसमें लिखने वाला कंटेंट मुझे सारा पता होना चाहिए, हेडिंग सारी पता होनी चाहिए, बस अंदर का बना लेंगे। क्लियर है अप्रोच? इसके ऊपर ये अप्रोच याद रखनी चैप्टर नंबर 4 में, तभी नंबर देके जाएगा। चलो पढ़ते हैं इसको, ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे पेपर में आता था कि सिंपल पहले समझ आ जाए फिर टेक्निकल। मैंने एक दो क्वेश्चन बनाए हैं लास्ट में, तुम लोगों ने करने हो करना, नहीं करना करना, जिसमें मैंने थोड़ा बहुत क्या करें इनको बुलेट फेयर करी है, थोड़े बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठाए हैं तुम्हारे लिए। बट वो आएंगे मुझे लगता नहीं, अब तक नहीं आए हैं, बट हाँ सरप्राइज आ रहे तो बहुत अलग है। चलिए जी, स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। अब आता है पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल। मैंने बताया था कंपनी के सारा कुछ क्या होता है, एक उसका पोर्टफोलियो होता है। कंपनी के अंदर जो भी चीजें हो रही थी वो उसी किसके अंदर आती हैं, पोर्टफोलियो के अंदर आते हैं। जो भी वो अपने प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है, जो भी अपनी मार्केट्स की बात कर रहा है, जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा है, वो सारी क्या है, कंपनी की पोर्टफोलियो। कंपनी के पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो कंपनी का हमने पोर्टफोलियो को एनालाइज करना है। उसको एनालाइज करते हुए उसे एनालाइज के लिए क्या बेसिस, क्या मीडियम होना चाहिए, उसके कुछ मॉडल्स हैं जो हमें बताते हैं कि आपको कैसे एनालाइज करना होता है। चलो, इंट्रोडक्शन टू द पोर्टफोलियो एनालिसिस, मैनेजिंग मल्टीपल बिजनेसेस। पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या है सर? आ जाता है पेपर के अंदर, एक बार आया हुआ पोर्टफोलियो एनालिसिस बता दो। पोर्टफोलियो एनालिसिस द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ corporate strategy focusing on the systematic evaluation and management of the firm's diverse business unit or products। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पे? क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है? फर्म्स का डाइवर्स बिजनेस यूनिट्स एंड, मार्क कर लो यार, आज मैं पेन भूल गया प्लीज। तो फर्म्स के डाइवर्स बिजनेस यूनिट्स, जितने भी फर्म्स के अंदर यूनिट्स हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हो सकती हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, और उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, या फिर उससे भी ज्यादा, वो सारे के सारे क्या होते हैं, उसका पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं। तो ये मॉडल्स क्या हेल्प करते हैं फोकस करने में, कि उनको इवेल्युएट कैसे करना है एंड मैनेजमेंट कैसे करनी है उसकी, जो फर्म्स ने इतनी सारी यूनिट्स और प्रोडक्ट खोल रखी है उसको कैसे इवेल्युएट करें। इसके लिए मेरे को क्या लगेंगे, मॉडल्स लगेंगे। इट प्रोवाइड्स द होलिस्टिक व्यू गाइडिंग हाई लेवल डिसीजंस ऑन द रिसोर्स एलोकेशन टू मैक्सिमाइज वैल्यू। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट का आता है कि सर इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। वो कैसे पता चलेगा कि हमने अपने रिसोर्सेज को सही जगह लगाया है? क्वेश्चन है कि नहीं है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, बिजनेस कहता है मेरे पास बहुत से रिसोर्सेज है, मैं ऑप्टिमम यूटिलाइज करता हूं। कैसे पता चलता है उसको कि भाई तू ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहा है? जहां लगना चाहिए रिसोर्स, मान लो एक कैश है मेरे पास, मैंने बोला सर मेरे पास कैपिटल 100 करोड़ रुपए की है और मेरे 3 प्रोडक्ट हैं। अब मैंने उसको रेशो बनाई कि मैं ए के अंदर लगाऊंगा 70 करोड़, बी के अंदर लगाऊंगा 20 करोड़, और सी के अंदर लगाऊंगा 10 करोड़। मेरे को कैसे पता चला कि मेरे को ए के अंदर 70 करोड़ लगाने? मेरे लिए तो सारे प्रोडक्ट नए हैं, एबीसी, यस और नो। मैंने बिजनेस स्टार्ट करा है, 3 प्रोडक्ट्स के बारे में कहानी करने की सोची है कि मैं 3 प्रोडक्ट्स बनाऊंगा। अब मैंने सोचा मैं 3 प्रोडक्ट जो मैं बनाऊंगा, आई वांट कि मैं ए के अंदर जो कैपेसिटी जो प्रोड्यूस करूं उसको, जो मैं अपना, मेरे अगर प्रोडक्शन यूनिट है मेरी, तो मैं ए के अंदर 1 लाख प्रोड्यूस करूंगा, बी के अंदर 50,000 प्रोड्यूस करूंगा, सी के अंदर 20,000 ही प्रोड्यूस करूंगा। इसका कोई बेसिस तो होता होगा। मार्केट फोकस एक बेसिस हो सकता है, ठीक है, कि मैंने मार्केट में नीड देखी तो ए की नीड थोड़ी ज्यादा आ रही है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट क्या तुम्हें पॉइंट समझ आ रहा है कि मेरे यूटिलाइजेशन के लिए मुझे कोई बेसिस चाहिए? कोई तो चीज आके मुझे बोले ना इसमें लगा ज्यादा, यस नो। या फिर तो सिंपल तरीका होता है तीनों में एक लगा ले भाई, रिजल्ट देख लियो। जब रिजल्ट आएगा उसके तेरे को पता चल जाएगा यार, ए बी कुछ नहीं दे रहा तो बी में से निकाल लियो, ए में और सी में बांट दियो। या तो ये कर ले, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है जो, यस और नो। पर हिट एंड ट्रायल मेथड बिजनेसेस रन करने लगे तो सारा का सारा पैसा तो पहले एबीसी बनाने में ही निकल जाएगा, वो तेती तेती देती में, यस और नो। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं हमें कुछ क्या चाहिए, हमें ऐसा कोई मीडियम चाहिए, ऐसा कोई बेस चाहिए जो हमारा गाइड करे कि आपको कैसे चूज करना पड़ता है और कब कौन सा प्रोडक्ट चूज करना पड़ता है, उसके लिए कौन से फैक्टर देखने पड़ते हैं। जैसे उसने बोला मार्केट शेयर, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये 4 मैट्रिक्स 8 फैक्टर बताएंगे, एक्स वाई एक्सिस और वाई एक्सिस। मेरे को ये दो चीजें चाहिए कि मैं किस एक्सिस के बेसिस पे क्या डिटरमाइन करने लगा हूं, बस मुझे ये पता चल जाए। उसके बेसिस पे वो कहेगा प्लॉट कर ले भाई, ग्राफ बना ले, ग्राफ बना के तेरे को पता चलेगा। ग्राफ कहां कहां बनाया था हमने पहले, जरा याद कराना मुझे। एक्सपीरियंस कर्व में बनाया था, और कहां बनाया था मैंने ग्राफ? एक्सपीरियंस कर्व से 2-3 पेज ऊपर जाओ, फिर एक ग्रीन कलर का पेज बना हुआ है, पीएलसी के अंदर बनाया था। पीएलसी के दो साइड में कौन कौन सी चीजें थी, इधर और इधर? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या था पीएलसी का? टाइम और सेल्स। टाइम किसका था? किसका टाइम? तो टाइम किस चीज के टाइम की बात कर रहे हैं वहां पे हम? अपने टाइम की, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे? विच टाइम? टाइम ऑफ व्हाट? टाइम ऑफ प्रोडक्ट। किसका? प्रोडक्ट का कौन सा टाइम चल रहा है, इनिशिएशन स्टेज में है, ग्रोथ स्टेज में है, यस और नो? और उसकी सेल्स कितनी बढ़ रही है उसके हिसाब से ये तो टाइम ऑफ प्रोडक्ट। टाइम नहीं है वो, सिर्फ टाइम ऑफ प्रोडक्ट है। तो दो बनाए थे ऊपर हमने,
उसके अलावा एक और पढ़ा है? कौन सा पढ़ा है उसके अलावा और? सर वो गोले बनाना, क्या था उस टॉपिक का नाम? सर वो दो प्लॉट लेना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कुछ यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स उठाना, उसके बेसिस पे यहाँ डालना, लैम्बोर्गिनी, ये गिनी वो गिनी, पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? क्या नाम था उसका? क्या कर रहा हूँ, वो एक साथ एक यूनिट को आपस में जोड़ता हूँ, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? काफी सारों का मैं क्या बना रहा था, एक ग्रुप बना रहा था। चैप्टर के आगे लिखा होता है स्ट्रेटेजी, उसको बोलते हैं मैप। तो क्या है टॉपिक का नाम? स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। कहाँ रहते तुम लोग? पढ़ा था कि नहीं? यस। तो उसमें मैं प्लॉट लेता हूँ, टू वे लेता हूँ, फिर करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे बताता हूँ कि कौन कौन से लेने हैं। लास्ट वाला पॉइंट था कि ओवरऑल इंडस्ट्री की सेल से अपनी सेल कंपेयर करता हूँ, उसके बेसिस पे सर्कल खींच देता हूँ। यस और नो? पढ़ा था ना हमने? याद रखना है। तो वहां पे हमने क्या बनाया था, एक ग्राफ बनाया था। तो हमने अभी तक 3 ग्राफ टोटल ऊपर पढ़ के आए हैं, अब जहां जहां पे जरूरत थे। अब आते हैं सर उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसे और ग्राफ्स के जो हमें क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बताते हैं कि तेरे को कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, बहुत जरूरी। द रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैट्रिक्स इन डिसीजन मेकिंग, क्या रोल होता है इनका मैट्रिक्स का जो हम पढ़े वाले डिसीजन मेकिंग के अंदर? ये क्या करते हैं, पावरफुल एनालिटिक टूल्स है, मार्क करेंगे। सर ये जो हम स्ट्रेटेजिक मैट्रिक्स की बात करेंगे ना, ये बहुत तगड़ा क्या है, एनालिटिकल टूल है, जो क्या करता है, दैट ऑफर करता है विजुअल फ्रेमवर्क। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ऑर्गेनाइजेशन को, वो कहता है भाई दिखा दे मुझे कि कैसे तू बता रहा है, कैसे तू कह सकता है कि इसके अंदर ए, इसके बी ले, इसको सी ले, यहां ज्यादा लगा यहां कम लगा। कोई ना कोई ऐसी चीज है तेरे पास जो मेरे को सामने दिख जाए, जिसके बेसिस पे मेरे को भी समझ आए कि हाँ तू क्यों कह रहा है। मैं कहा बिल्कुल यार, तेरे को मैट्रिक्स बना के दिखाऊंगा, तो तेरे को एक विजुअल फ्रेमवर्क दूंगा मैं, जो क्या करेगा, फॉर क्लासिफाइंग बिजनेस यूनिट्स बेस्ड ऑन द की डायमेंशंस। तो की डायमेंशन एक यहां यूज होती है और कहां यूज होती है? अभी पहले जो पढ़ के आए जिसकी बात करी अभी हमने, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग में। याद है मैंने की डायमेंशंस पढ़ी थी कि की डायमेंशन की बेसिस पे कैरेक्टरिस्टिक्स चूज करते हो आप, यस और नो? तो भूलना नहीं है वर्ड। तो सर ये क्या कह रहा है, ये भी क्या है, स्ट्रेटेजिक मैट्रिक्स बोलता है एक पावरफुल एनालिटिकल टूल है, जो आपको विजुअल फ्रेमवर्क देगा, जहां पे आपको देख सकोगे, आप कैसे देख सकोगे, उस वाले जो ग्राफ बना के देगा, फॉर क्लासिफाइंग बिजनेस यूनिट बेस्ड ऑन द की डायमेंशंस। दे सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स प्लानिंग, कैसे करनी है, कहां पे बेटर कहां पे कम हो सकती है, ये भी तेरे को हेल्प मिलेगी इससे करके। एनेबलिंग अ टॉप मैनेजमेंट टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। अब तेरे पास इतना बढ़िया टूल होगा जिसने तेरे को ग्राफ पे बता दिया कहां पे है तू, किस स्टेज पे जा सकता है, तो तेरे लिए इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग मिल जाएगी तेरे को अबाउट ग्रोथ, कंपटीशन एंड रिसोर्स, तेरे को कहां पे डिप्लॉय करने हैं। तो सर अगर मैं बात करूं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैट्रिसेस, तो क्या क्या इंपॉर्टेंस हो गई, क्या क्या इंपॉर्टेंस हो गई? पावरफुल एनालिटिकल टूल। अपने डेफिनेशन से पॉइंट्स निकालना सीखो पहले नंबर पे। इट्स अ पावरफुल एनालिटिकल टूल, इट प्रोवाइड्स विजुअल फ्रेमवर्क्स। ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को कैसे, पहले नंबर पे क्लासिफाई करती है बिजनेस को, कहीं ना कहीं किसके बेसिस पे, की डायमेंशंस के बेसिस पे। फिर उसके बाद किस में हेल्प करती है, कॉम्प्लेक्स प्लानिंग पे सिंप्लीफाई करने में हेल्प करती है। और किस में हेल्प करती है, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में। किस किस के बारे में, अबाउट ग्रोथ, कंपटीशन एंड रिसोर्स डिप्लॉयमेंट। क्या बन गए पॉइंट्स? तो सर व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैट्रिसेस एंड इंपॉर्टेंस, ये क्वेश्चन आपका इसमें यहाँ कवर हो जाता है, प्लीज मार्क करो इसको। उसके अलावा मार्केट इवेल्युएशन, ये भी आप वर्ड ऐड कर सकते हो। ये मार्केट इवेल्युएशन करने में कि मार्केट कैसे इवेल्युएट होगी, तेरे प्रोडक्ट कैसे इवेल्युएट होगा उस मार्केट में, इसमें हेल्प करती है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का सबसे ज्यादा पावरफुल एनालिटिकल टूल किसका है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के लिए। ये सारे वर्ड्स आप ऐड कर सकते हो, छोटे छोटे जो नीचे मैंने वर्ड देखे हैं, कहीं भी ऐड करोगे तो आंसर में हेल्प करेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? चलो जी, अब हमने पढ़ा सर पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल के बारे में पढ़ना चाहते हैं। मॉडल क्या होता है, उसके लिए हमें मैट्रिसेस होते हैं, मैट्रिसेस हमारे को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, ये पता चल गया। अब पढ़ते हैं कौन कौन से मैट्रिसेस होते हैं। चलिए पहले तो नामों से पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले नंबर पे कौन सा है जी? पहले नंबर पे कौन सा है, एंसॉफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ। तो ये वर्ड ऐसे ही याद रखना है, क्या है, प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ। तो यहाँ पे एंसॉफ क्या हम ऊपर पढ़ के आए हैं, पढ़ के आए हैं। कौन कौन सी डाइवर्सिफिकेशन थी इसकी, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, मार्केट की डेवलपमेंट, और कहीं ना कहीं ये किसने दिया था, किसने दिया था, एंसॉफ ने दिया था। दिया था कि नहीं?
एक बात बताओ, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट और मार्केट की डेवलपमेंट डाइवर्सिफिकेशन नहीं है क्या? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन? बेसिक मीनिंग, जो ऐसी इंग्लिश वाला वर्ड, इंग्लिश की हिंदी करके दे दो, एसएम के हिसाब से नहीं, सिंपल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई करना। अगर मैं यहाँ हूँ और मेरे को कहीं और जगह जाना है तो डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, वहां भी अपना सेंटर खोलूंगा, डाइवर्सिफाई हो गया। अब एक बताओ, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती? अगर मैं अपना प्रोडक्ट कहीं नई मार्केट में या किसी नई एग्जिस्टिंग मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लाऊं तो उसे डाइवर्सिफिकेशन नहीं बोलूंगा क्या? ये सो नो, सिंपल, मतलब मैं बिल्कुल जेनरिक पूछ रहा हूँ, वर्ड सुन के जो फायदा है। अगर मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट किसी नई मार्केट में ले जाऊं या फिर नया प्रोडक्ट किसी एग्जिस्टिंग मार्केट में ले आऊं, क्या ये भी एक फॉर्म ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ही है? यस और नो? तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन किसने दी थी? एनसफ नहीं दी थी। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को अगर आपने एक्स्ट्रा कर रहे हो उसके अंदर कुछ भी, तो वो डाइवर्सिफाई करना है। तो इसलिए मार्केट पेनिट्रेशन का क्या मतलब था? आप अपने अपने अंदर ही खेलते हो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिंग मार्केट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का था न्यू प्रोडक्ट आना, मार्केट डेवलपमेंट का था न्यू मार्केट आना। क्या ये फॉर्म ऑफ डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुई? हुई ना? तो डाइवर्सिफिकेशन भी किसका ही है प्रिंसिपल? एनसफ का ही प्रिंसिपल है। क्लियर? सर तो ये बिल्कुल बेसिक बताता हूँ। आंसर मैट्रिक्स में क्या है? पर्पस है आइडेंटिफाई करना ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को बाय एनालाइजिंग न्यू वर्सेस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड मार्केट्स। तो इसने पर्पस रखा। इसका पर्पस क्या है? इसके ऊपर इसने मैट्रिक्स बनाया कि मैं आइडेंटिफाई करूंगा कहां कहां पे मुझे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, उसके लिए मुझे क्या एनालाइज करूंगा मैं, जो मेरा न्यू वर्सेस जो मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और मार्केट है, और मेरे को क्या मैं न्यू ऑफर कर सकता हूं, इसके बीच में एक अच्छा मैट्रिक्स बना के क्या कर दूंगा, प्रेजेंट कर दूंगा, जिसकी वजह से तुम लोग क्या कर पाओगे, एक तुम्हें विजुअली व्यू मिल जाएगा कि हमें कहां पे अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना चाहिए, न्यू प्रोडक्ट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, न्यू मार्केट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, एग्जिस्टिंग मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है। ये सब कुछ बताने का काम किसने डिसाइड किया? कौन अपने जिम्मे ले रहा है? एंसॉफ अपने जिम्मे ले रहा है। वो कह रहा है मैं तेरे को अपने, तू अगर अपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर ही खेलना चाहता है तो मैं बता दूंगा इसको एग्जिस्टिंग मार्केट में तेरा क्या अपॉर्चुनिटी है, और अगर तू चाहता है कि नया प्रोडक्ट बनाऊंगा तो भी बता दूंगा, नई मार्केट चूज करेगा अपने प्रोडक्ट की तो भी बता दूंगा। ये किसने ली जिम्मेदारी? एंसॉफ ने। ठीक है, चलिए उसके बाद इसने क्या करा, इसने एक्सेस चूज करे अपने दो। कह रहा तो मैं अब जब मैं किसके ऊपर, इसका जोर किसके ऊपर है सबसे ज्यादा? प्रोडक्ट और मार्केट के ऊपर। यस और नो? तो ये तो सिंपल है, प्रोडक्ट मतलब एग्जिस्टिंग नहीं हो सकता, मार्केट भी एग्जिस्टिंग या नहीं हो सकती है। इसका इन दोनों पे जोर है, तो एक एक्स एक्सिस तो मिल गया, एक वाई एक्सिस मिल गया। मिल गया? क्लियर है यहां तक? पक्का? तो इसका नाम क्या पड़ा? प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं ये ग्रोथ के बारे में बताएगा, प्रोडक्ट और मार्केट से रिलेटेड उसके बारे में क्या बना के दे देगा, हमें एक मैट्रिक्स बना के दे देगा। उस मैट्रिक्स में चार ऑप्शन होंगे, कौन कौन से? पेनिट्रेशन, डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। क्या एक मैट्रिक्स बन गया? चलो देखें मार्केट इसने सही बनाया नहीं बनाया। एक तरफ क्या रखा, नीचे क्या होगा? प्रोडक्ट। लिखा नहीं है, ये रहा, सॉरी ऊपर है, नीचे लिखो, ऊपर लिखी बात है। मार्केट आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब आया न्यू मार्केट, एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। क्लियर है? अब बता दो जरा मुझे, अगर न्यू मार्केट हो और न्यू प्रोडक्ट हो तो क्या होगा? न्यू मार्केट चूज कर रहा हूं, नई प्रोडक्ट चूज कर रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं? डाइवर्सिफाई कर रहा हूं। न्यू मार्केट है, पुराना प्रोडक्ट है, इसको देखने की जरूरत भी नहीं है यार। अगर मैंने न्यू प्रोडक्ट की बात करी तो क्या आ जाता है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नई मार्केट की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा? मार्केट डेवलपमेंट। दोनों चीजें नई बात करूंगा तो क्या आ जाएगा? डाइवर्सिफिकेशन। और दोनों चीजें पुरानी बात करूंगा तो क्या आ जाएगी? क्लियर है? एंसॉफ तो सबसे सिंपल है, अगर दोनों पुराने या दोनों नए, इंटेंसिफिकेशन या डाइवर्सिफिकेशन, एक पुराना एक नया में, जो भी नया है उसके हिसाब से। क्लियर? यस? देख लेते हैं जी। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना भी सीख लेते हैं। मैं तो कुछ नहीं, वैसे यही जो तुमने पढ़ा यही होता है आंसर। सर ये किसका फ्रेमवर्क है? सबसे पहले क्या वर्ड याद रखेंगे? एंसॉफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? किसके ऊपर जोर था इसका? प्रोडक्ट एंड मार्केट। उसके अंदर वो क्या जा रहा था दिखाना? ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। दो वर्ड मार्क करेंगे, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को आप पक्का लिखेंगे, मैंडेटरी वर्ड। ये वाली लाइन पूरी मैंडेटरी है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट एंड मार्केट, मस्ट राइट। पेपर के अंदर एंसॉफ आएगा तो ये बताना ही बताना है कि भाई एंसॉफ के ऊपर जोर देता है वो प्रोडक्ट और मार्केट के ऊपर, और उसके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कहां पे छुपी हैं। इन दोनों वर्ड्स को मिस नहीं करने का, तो मतलब नहीं करने का। क्लियर? पेपर के टॉप पे लिखा होना चाहिए बड़ा बड़ा, ताकि याद रहे, भूलना नहीं है। डन? चलो जी अब फोकस करते हैं एक एक के ऊपर। मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर क्या चीजें थी?
मार्केट पेनिट्रेशन में क्या चीजें हैं? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, मतलब सब कुछ मैं अपने पास वाले रखूंगा। तो फोकस कर रहा है इंक्रीज करना सेल, तो मेरा फोकस होगा कि मैं अपने प्रोडक्ट की अपनी मार्केट में सेल बढ़ाऊं। यस, तो चलो जी बढ़ा देते हैं। इंक्रीजिंग सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट विद इन द कंपनीज एग्जिस्टिंग मार्केट टू गेन अ लार्जर मार्केट शेयर। बिल्कुल। अब इस पे क्या, मैंने ये जो तीनों पॉइंट डाले ये यहाँ पे है नहीं आपकी बुक्स में, ये मैंने डाले हैं क्योंकि ये आपको लिखने के लिए पूछ लेता है वो कल्ला कल्ला जब पूछता है। तो मार्केट पेनिट्रेशन से क्या क्या बेनिफिट होते हैं बताइए। क्या मेरे को अगर एग्जिस्टिंग मार्केट में मैं अपनी और प्रोडक्ट को बढ़ाऊंगा तो मेरा मार्केट शेयर बढ़ेगा। तो इंक्रीज मार्केट शेयर एंड प्रोडक्ट की यूसेज भी बढ़ेगी मेरी। फिर इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड द क्वांटिटी यूज, क्या मेरा प्रोडक्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। क्या ये इतने पॉइंट है? नहीं, आप इसकी जगह बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। क्या और कुछ भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे, इसकी जगह पे एग्जिस्टिंग कोई एक्चुअल पॉइंट आपको बैठ रहा है तो भी यहाँ पे फिट होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है सर, जब भी हम मार्केट पेनिट्रेशन चूज करते हैं तो क्या होता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा अगर मैंने ये अप्रोच चूज करी कि मैं एनसॉफ का प्रोडक्ट पेनिट्रेशन की बात करूंगा तो मैंने क्या क्या मेरे को बेनिफिट मिलेंगे। क्या सोच के मैंने प्रोडक्ट पेनिट्रेशन चूज करी होगी कि मुझे क्या करना है, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का मार्केट शेयर बढ़ाना है, उसकी यूसेज बढ़ानी है लोगों के अंदर, उससे क्या और कस्टमर्स क्रिएट करने हैं मुझे। यस और नो। उसके अंदर और मार्केट क्या करूंगा, मार्केट शेयर बढ़ाऊंगा तो क्या बेनिफिट होगा और हम्म इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ जाएगी मेरी। क्या इकोनॉमीज ऑफ स्केल बट किसकी बढ़ रही है, मार्केट की बढ़ रही है, क्योंकि मैं तो एग्जिस्टिंग मार्केट में ही हूं। क्या मैं उसी मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट की इकोनॉमी बढ़ा रहा हूँ, स्केल बड़ा कर रहा हूँ कि भाई जितना ज्यादा बिक सके। इसके लिए हमने एक और चीज पढ़ी थी कि मैं क्या इस पे किस पे फोकस आता है मेरा, अगर मुझे एग्जिस्टिंग के लिए कुछ बेचना हो एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर तो मुझे क्या ज्यादा करने पड़ते हैं। मार्केटिंग एक्सपेंसेस की बात हुई थी, हमने कहीं ऊपर करी थी याद है। मार्केटिंग कैंपेन ज्यादा करूंगा, एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, तो मार्केटिंग पे खर्चा कर सकता हूं मैं। एडवर्टाइजिंग ही तो मीडियम है, और क्या मीडियम है, ना मार्केट बढ़ा रहा हूँ ना प्रोडक्ट नया ला रहा हूँ, उसी प्रोडक्ट को बेचना है तो क्या बेटर कर सकता हूँ। और एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे खर्चा करना पड़ेगा मुझे, इस प्रोडक्ट को और हाईलाइट करके दिखाना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास और तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने कुछ नया तो चूज करा ही नहीं। तो और क्या है, फाइंड न्यू एप्लीकेशन फॉर करंट यूजर, कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ न्यू उसी प्रोडक्ट के अंदर कुछ नया तरीका डालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे यूजर्स भी वही है, मेरा प्रोडक्ट भी वही है और मेरी मार्केट भी वही है। तो कहीं ना कहीं मेरे को कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं कुछ उनको एक्स्ट्रा दे पाऊं, जो मेरा एग्जिस्टिंग मार्केट में बोलो क्या करें वो वाला प्रोडक्ट खरीदें। इसके अंदर क्या रिस्क लो होता है, क्या रिस्क लो होता है इसके अंदर। मैं कुछ नया नहीं कर रहा, कोई R&D पे खर्चा नहीं कर रहा, कुछ नहीं, मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, बस उसी को मुझे क्या करना है, सेल को बढ़ाना है। क्लियर। तो मैं इंक्रीज करता हूँ मार्केट शेयर ताकि मेरी सेल बढ़ जाए, मेरा प्रोडक्ट का यूसेज बढ़ जाए, मेरी क्वांटिटी ज्यादा बिकने लग जाए, मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, और कुछ ना कुछ मैं नया ला पाऊं किसके लिए, अपने करंट यूजर्स के लिए, उसी प्रोडक्ट और उसी मार्केट के अंदर। क्या क्लियर है। इसके लिए मैं कौन सा चूज करता हूं मैं, मार्केट पेनिट्रेशन। आपको फेयर आइडिया होना चाहिए, कोई कभी कभी वो एक दो लाइनें आपसे एक्सपेक्ट करता है मार्केट पेनिट्रेशन में लिखने की, आप जब लिखने लगोगे तो आप क्या करोगे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट, और फिर खत्म हो जाएगा आंसर, याद ही नहीं आएगा और क्या लिखे हैं इसके अंदर। तुम कुछ सोचो, तुम्हें याद आएगा, कुछ नहीं आएगा। अगर मार्केट पेनिट्रेशन लिखने को बोलूं तो सबसे बेटर लाइन तुम्हें ये है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, दैट्स एंड। यस और नो। तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब तुम्हारे पास ऐसे एंडिंग हो तो मैंने तुम्हें पॉइंट दिए हैं क्या लिखने हैं, कि जब आप एग्जिस्ट मार्केट पेनिट्रेशन चूज करते हो तो उससे आपका क्या होता है, मार्केट शेयर आपका थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, प्रोडक्ट की यूसेज बढ़ जाती है, क्वांटिटी यूज बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा, और क्या होगा, कहीं ना कहीं आप करंट यूजर्स को क्या कर पाओगे, न्यू एप्लीकेशन उसी वाले प्रोडक्ट का उसी मार्केट में कुछ न्यू अप्लाई करने का तरीका देना पड़ेगा आपको, ताकि वो प्रोडक्ट आपका ज्यादा बिके। क्या क्लियर है। क्या वर्ड्स मिल गए। अब हमारा 3-4 लाइनों का एक पैराग्राफ आराम से बन जाएगा मार्केट पेनिट्रेशन के ऊपर। पहले एनसॉफ से स्टार्ट करना है, एनसॉफ ने दिया था, इसमें इसका फोकस था ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, इससे रिलेटेड है 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 प्रोडक्ट, पॉइंट नंबर 2 मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एक्सिस्टिंग मार्केट में होना बताता है ये, मार्केट पेनिट्रेशन का ये काम होता है। इसके नीचे इसके 3 पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, 5 लाइनें। यस और नो। क्लियर है। शुरू कहां से करना है, हमेशा एनसॉफ से, और उसके बारे में ये प्रोडक्ट लाइन क्या बोलती है। क्या क्लियर। बनाने का मौका मिला तो छोटा सा डायग्राम भी बना देंगे। डन। चलूं आगे। दूसरा क्या था इसका, एनसॉफ का, मार्केट डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं जी। अगर अब मार्केट डेवलप हो रही है तो क्या हो रहा है, न्यू मार्केट में मैं क्या लेके जा रहा हूँ, अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लेके जा रहा हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं मैं एक्सपेंड क्या कर रहा हूँ, अपनी ज्योग्राफिकल और डेमोग्राफिक रीच एक्सटेंड कर रहा हूँ, ज्योग्राफी से बड़ा हो रहा हूँ। न्यू मार्केट का मतलब है कोई नया एरिया हो सकता है, कोई नई कंट्री हो सकती है, कोई नया रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लोकल हूँ, बाहर जा रहा हूँ, या अपनी मार्केट में हूँ, किसी और मार्केट में जा रहा हूँ, लोकली भी बढ़ सकता हूँ और ग्लोबली भी बढ़ सकता हूँ। तो इसके अंदर इसलिए ये वर्ड याद रखना है, यहाँ पे ज्योग्राफिकल और डेमोग्राफिक रीच के बारे में ऐड करके हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स चाहिए ताकि मेरा लाइन बन पाए। याद रखना 4 नंबर का बनाना मुश्किल हो जाएगा अगर उसने सिर्फ मार्केट डेवलपमेंट पूछ लिया,
तो तुम्हें पहले एनसॉफ एक्सप्लेन करना है थोड़ा बहुत कि उसके मैट्रिक्स होते हैं, उसमें जब वो नई मार्केट की बात करता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ, तब वो मार्केट डेवलपमेंट की बात करता है। द बेनिफिट इज कि जब हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लेके जाते हैं तो न्यू मार्केट का मतलब होता है न्यू जियोग्राफी या फिर डेमोग्राफिक रीच के वो लेके जाना, उसके अंदर एक्सपैंड जियोग्राफिकली, टारगेट न्यू सेगमेंट्स और न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये वाला पॉइंट बताओ क्यों, कैसे याद आएगा? जब आपने मार्केट बढ़ाने की सोची तो प्रोडक्ट को पहुंचाना भी तो पड़ेगा। तो जैसी मार्केट बढ़ती है मेरी, क्या मेरे को जो मेरी वीसी होती है वो भी एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तो मुझे क्या कंज्यूमर तक तो जाना है उसको लेके, तो क्या मुझे सप्लाई चेन मैनेजमेंट चाहिए और कि नहीं? आज मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ चंडीगढ़ में काम करूंगा, अगर मैं ट्राई सिटी में भी रहता हूँ तो क्या मुझे ट्राई सिटी तक की भी तो रीच बढ़ानी पड़ेगी, वहां का भी तो कोई वेंडर या वेयर हाउस जो भी मेरा प्रोडक्ट स्टोर करेगा वो ढूंढना पड़ेगा, या वो बंदा जो यहाँ से लेके जाएगा वहां तक प्रोडक्ट वो भी तो चाहिए, यस और नो? तो कहीं ना कहीं मुझे क्या फोकस आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अब इसके अंदर आपने वर्ड डालना होगा, एक्सपेंशन डाल सकते हो कि दिस इज ऑल्सो मीडियम टू एक्सपैंड। एक्सपेंशन सोचने का मतलब भी तो मार्केट डेवलपमेंट होता है ना, मार्केट डेवलपमेंट काइंड ऑफ एक्सपेंशन नहीं है क्या? क्या डाइवर्सिफिकेशन नहीं है क्या ये? मार्केट डेवलपमेंट डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुई? हुई कि नहीं? अभी पहले समझाया था, मार्केट डेवलपमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट दोनों डाइवर्सिफिकेशन होती है नहीं होती? होती है। तो वर्ड डालना पड़ेगा, तो डालेंगे कि न्यू मार्केट क्या है, काइंड ऑफ एक्सपेंशन है। अगर कंपनी एक्सपेंशन करने की सोचती है तब भी क्या करते हैं, मार्केट डेवलपमेंट किसमें हेल्प करती है कंपनी को, एक्सपेंशन करने में। उनका मार्केट शेयर बढ़ सकता है। मार्केट शेयर कैसे बढ़ेगा? क्योंकि मार्केट बढ़ रही है। यस और नो? तो पॉइंट बनाने आपको लिखने पड़ेंगे, उसके अंदर सोचने का तरीका बता रहा हूँ। एक्सपेंशन होगी, एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट, तो चलो ये वर्ड तो कॉमन ही है। क्या क्लियर है? इसके साथ में क्या आ गया? सर प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है तो इसमें नया क्या है? नया प्रोडक्ट है, मार्केट क्या है? एग्जिस्टिंग है। तो कहीं ना कहीं मैं किन का फायदा उठाने की सोच रहा हूँ? एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का। मार्केट तो मेरी सेम ही है तो कस्टमर तो वही वाले हो गए। अब प्रोडक्ट उनके लिए नया ला रहा हूँ, तो क्या एग्जिस्टिंग कस्टमर को जो मेरे ए प्रोडक्ट पे थे उनको मैं अपने बी प्रोडक्ट पे भी लाना चाहता हूँ? तो जिससे मेरा 1 से 10 रुपए आ रहे थे, तो क्या एक ही बंदे से 20 रुपए आने लग जाएंगे? यस और नो? अगर मैंने 2 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए एक ही मार्केट में, पहले एक कस्टमर मेरा 10 का खरीद रहा था, वही कस्टमर को मैं बोल रहा हूँ मेरा बी खरीद, तो क्या एक ही कस्टमर से 20 रुपए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं? यस और नो? तो वही काम करना है। अब इसमें क्या होगा? ऐड प्रोडक्ट फीचर और प्रोडक्ट रिफाइनमेंट। अब इसमें क्या हो सकता है, जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उससे मिलता जुलता भी आप ला सकते हो कुछ नए ऑन फीचर्स के साथ। तो भाई मैं बेटर पैसे लेना चाहता हूँ, अभी 10 की चीज बेच रहा हूँ, एक छोटा सा फीचर ऐड किया जो बेनिफिट का था, अब 20 कर दिया रेट। तो क्या बेच सकता हूँ उसे पैसे बढ़ा के? क्या वो नया प्रोडक्ट की तरह आएगा? यस और नो? पहले वाला प्रोडक्ट तो चल ही रहा होगा, तो कहीं ना कहीं क्या करा मैंने, ऐड प्रोडक्ट फीचर्स या फिर प्रोडक्ट को रिफाइन कर दिया ज्यादा और बेटर यूज करने के लिए। फिर एक न्यू जनरेशन का मैंने नया प्रोडक्ट ही बना दिया, या फिर मैंने न्यू प्रोडक्ट बनाया किसके लिए, फॉर द सेम मार्केट। तो क्यों नए जनरेशन का मतलब क्या है? न्यू जनरेशन का मतलब है कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट इनोवेट किया जो अपडेटेड हो, जो अभी जनरेशन जिसको यूज करना है। और यहाँ पे क्या, न्यू प्रोडक्ट फॉर द सेम मार्केट, मतलब जो मेरे एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके लिए मैं कुछ नया डेवलप कर रहा हूं। तो मैं किसी भी फॉर्म में क्या डेवलप कर सकता हूँ? यस और नो? क्या मैं इसके अंदर कहीं ना कहीं मार्केट सेगमेंट मेरी कौन सी होगी उसको भी टारगेट कर सकता हूँ, कि एक प्रोडक्ट मैंने बनाया जो पर्टिकुलर इस कस्टमर को ही टारगेट करेगा, एक बना दिया जो मैंने ओवरऑल सब जनरलाइज मेरा प्रोडक्ट है, एक है जो सिर्फ ओल्ड एज के लिए ही है कि अगर कुछ ऐसे हैं जो लोग ये वो ये लोग यूज करें, क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ? ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपना वाला प्रोडक्ट को क्या कर रहा हूँ, नया कर रहा हूँ किसके अंदर, मेरी एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर ही। तो इसमें कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट आ जाता है? इनोवेशन। कहीं ना कहीं क्या मैं इनोवेट कर रहा हूँ? यस और नो? यस। सर कौन कौन से हो गए? 3 जल्दी। पेनिट्रेशन के अंदर क्या था? एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग था, उसके अंदर और क्या बढ़ता है उससे मेरा? मार्केट शेयर बढ़ गया, और रिस्क कम हो जाता है, और प्रोडक्ट का फ्रीक्वेंसी और उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एग्जिस्टिंग में एग्जिस्टिंग कहता हूँ। क्या क्लियर है इतना? और उसके बाद क्या आया? मार्केट डेवलपमेंट। उसमें क्या होता है? न्यू मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है, उसके अंदर क्या बेनिफिट होता है? ज्योग्राफिकली मैं अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर जाता हूँ, उससे एक्सपेंशन मेरे को आ जाती है, और न्यू डिस्ट्रीब्यूशन मुझे चैनल चाहिए। क्या क्लियर है? उसके बाद क्या आया? प्रोडक्ट की डेवलपमेंट। प्रोडक्ट मेरा नया, मार्केट मेरी एग्जिस्टिंग। क्या बेनिफिट आया? एग्जिस्टिंग पहले मेरा कस्टमर बेस इंक्रीज हो गया उससे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में? क्या दे रहा हूं मैं मार्केट में प्रोडक्ट डेवलपमेंट की फॉर्म में? कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्ट है तो नया दे रहा हूँ डेवलप करके, या फिर एड ऑन फीचर्स दे रहा हूँ उसके अंदर कुछ और, या मैं क्या कर रहा हूँ स्पेसिफिकली एक जनरेशन बेस्ड अपना प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च कर सकता हूँ, जिसके लिए क्या चाहिए मुझे? इनोवेशन। इनोवेशन किसके लिए है? न्यू जनरेशन प्रोडक्ट लेके आने के लिए। कहीं ना कहीं आर एंड डी करनी पड़ेगी, कुछ नया निकाल के लेके आना है, तो क्या कर रहा हूँ? इनोवेट कर रहा हूँ। क्या क्लियर है? लास्ट क्या बचा? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ?
सब कुछ नया, न्यू प्रोडक्ट विद न्यू मार्केट प्रोडक्ट और सर्विस। दिस इज द रिस्कीएस्ट ग्रोथ स्ट्रेटजी ड्यू टू द अनफेमिलियरिटी ऑन बोथ फ्रंट्स। ना तो तुम्हें मार्केट की नॉलेज है ज्यादा, वो भी नवी है, ना तुम्हें अपने प्रोडक्ट का पता क्योंकि तुम वो भी नवा चूज कर रहे हो। तो क्या ये सबसे ज्यादा रिस्की है? तो सबसे लोएस्ट रिस्की कौन सी है? मार्केट पेनिट्रेशन। सबसे ज्यादा रिस्की कौन सी होगी? डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल। तो इसके अंदर न्यू प्रोडक्ट आ जाती है, न्यू मार्केट आ जाती है। क्या आप एक्सपैंड इनटू रिलेटेड एरियाज भी कर सकते हो, अनरिलेटेड एरियाज भी कर सकते हो? यस और नो? यस और नो? लिखो उसके आगे, रिलेटेड के साथ में अनरिलेटेड भी लिखो। अच्छा, नीचे वैसे लिखा हुआ है, माय बैड, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो एंटर न्यू इंडस्ट्रीज मतलब अनरिलेटेड भी है। तो क्या अनरिलेटेड और रिलेटेड एरियाज दोनों हमारे लिए बने हैं? यस और नो? तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब आ गया कि जितना आपने जहां भी जाना है, जिस भी फॉर्म में जाना है, आप जा सकते हो। तो हाई रिस्क हो गई कि नहीं होगी? यस? यहां तक क्लियर है? सर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, वैसे तो आ गया 25 के अंदर, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था पेपर में, आंसर ना पूछ के ये पूछ लिया था इसका छोटा सा हिस्सा, कि स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस एंड सुटेबिलिटी फॉर इनोवेशन। कि सर जो ये इनोवेशन की बात हो रही है, ये कैसे सुटेबल होती है जब आप स्ट्रेटेजिकली इंप्लाई करने लगते हो, तो इनोवेशन कैसे हेल्प करती है? तो एंस ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलता है? इज अ गाइड फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क असेसमेंट। वो कहता है रिस्क कैसे असेस करना है, डिसीजन कैसे लेना है, इसके लिए एंस ऑफ बना है। ईच क्वाड्रेंट इंप्लाइज डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क एंड सुटेबिलिटी फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन। तो वो कहता है कि यार हर लेवल पे कहीं ना कहीं डिफरेंट तरह का रिस्क है। जहां पे तू इनोवेट करेगा वो तो डिपेंड करता है कि कौन से लेवल पे आप काम कर रहे हो, उस लेवल पे अलग अलग रिस्क छुपा होता है। तो रिस्क कभी भी सेम तो नहीं होता। इनोवेशन करने से रिस्क भी साथ में चलता है, रिवॉर्ड भी साथ में आता है। तो पहला क्या आया? रिस्क एंड रिवॉर्ड। कहना क्या चाहता है पहले पढ़ते हैं फिर समझाऊंगा। रिस्क एस्केलेट्स फ्रॉम द मार्केट पेनिट्रेशन लोएस्ट टू, क्या यही पढ़ा हमने? रिस्क लोअर कहां पे है? पेनिट्रेशन पे। हाईएस्ट कहां पे है? रिक्वायरिंग। अब ये बिजनेस को एंसॉफ अपनी गाइडेंस दे रहा है। गाइडेंस किस वे में दे रहा है? गाइडेंस देने का तरीका उसने निकाला क्या, कि भाई तुम जब स्ट्रेटेजी चूज करते हो, जो भी तुमने ऊपर मेरा वे चूज करा कि मेरे को ग्रोथ करने के लिए कौन से तरीके में जाना है, कोई भी चूज कर लो, लेकिन वो कह रहा है हर किसी तरीके के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि आपको जब सोचना है तो सोचना किन फैक्टर्स के बेसिस पे है। पहला आपने सोच के चलना है, रिस्क एंड रिवॉर्ड साथ में लेके चलो। जब आप ऊपर का डिसीजन बनाने लगो तो पहले सोचो भाई मेरे को रिस्क कितना लेना है। अगर आपने लोएस्ट रिस्क, क्योंकि अब ये तो डिपेंड करता है ना बिजनेस टू बिजनेस, कोई बिजनेस हाई रिस्क वाला है, कोई बिजनेस लो रिस्क वाला है, किसी भी पैसा उतना सही है, वो कहता है भाई मुझे कुछ ऐसा नहीं चाहिए जो मैं गया और उड़ गया, मेरे पास इतना ही पैसा है भाई जो मैंने जोड़ा, इसकी वजह से मुझे बता कुछ ऐसा जो मेरा चल जाए। तो वो कहता है भाई तो फिर मार्केट पेनिट्रेशन कर ले। इसमें तेरा एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही तूने यूज करना है, जिसके बारे में तेरे को नॉलेज है ना बस वही कर, वही मार्केट पकड़ जो तेरे को समझ आती है, फालतू मत घुस इधर उधर। तो ये क्या है? लोएस्ट रिस्क। और एक बंदा कहता है सर पैसा फ्री पड़ा है मेरे पास, अब सीए के पास आता है, वो कहता है सर इन्वेस्टमेंट करवा दो कहीं पे। तो मैंने कहा भाई कैसी करनी है इन्वेस्टमेंट तूने? तो कहता है सर आप कोई दिक्कत नहीं है, मतलब परसेंटेज जो आपको लगता है कि थोड़े बहुत रिस्की भी होगी चलेगा, मतलब मेरा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला बंदा हूं मैं, एग्रेसिव ट्रेडर जिसको जाना जाता है कि सर एग्रेसिव ट्रेडर हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए मैं कुछ क्या चूज करूंगा? डाइवर्सिफिकेशन। मैं कहूंगा भाई कुछ नया कर, फिर तेरा रियल एस्टेट में तूने पैसा लगा रहेगा, हाँ। मैं कहूंगा और तूने शेयर्स में करा, हाँ। मैं तूने क्रिप्टो में लगा रहा, नहीं। मैं चल फिर वहां चलते हैं। क्या मैं उसको डाइवर्सिफाई करना चाहूंगा? यस और नो? तो कहीं ना कहीं वो किसकी बात होती है? जो हाई रिस्क वाला है। लो रिस्क वाला है तो उसे कहां डाल दूंगा? मार्केट पेनिट्रेशन में। तो उसने क्या कहा कि जब भी एंसॉफ ने बोला कि जब भी आपने कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो, उसके साथ में आपको क्या करना पड़ता है? हमेशा रिस्क को असेस करना पड़ता है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे डिसीजन ले लो। अगर आप लो रिस्क वाले हो तो क्या ले लो? पेनिट्रेशन ले लो। हाई रिस्क वाले तो क्या ले लो? डाइवर्सिफिकेशन ले लो। ठीक है ना? इससे आगे क्या बन जाएगी? बैलेंस्ड पोर्टफोलियो की अप्रोच आपकी तैयार हो जाएगी। दूसरा क्या बोला उसने? इनोवेशन कैटलिस्ट। वो कहते हैं भाई कुछ नया करना है, या जो चल रहा है मार्केट में, बहार चल रहा है, रोज चलता है, बढ़िया चलता है, बढ़िया बिकता है, जो बंदा आता है वो कहता है सर मैं ये काम देख रहा हूँ, इसका तो काम ही बहुत चल रहा है मार्केट में, मतलब वो प्रोडक्ट क्या मेरे पास ऑलरेडी लेके आया कि इसका काम बहुत चल रहा है, मुझे भी यही काम करना है। क्या उसको सब कुछ डिसाइडेड सही लग रहा है? यस और नो? तो कहीं ना कहीं क्या वो इनोवेशन के मूड में है या नहीं है? है या नहीं है? अगर आप ऑलरेडी नहीं, अगर आप ऑलरेडी मेरे पास प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, अगर आपने डिसाइड कर रखा है ये वाला काम ऑलरेडी चल रहा है, तो क्या मैं उसमें कुछ इनोवेट कर रहा हूँ? नहीं कर रहा ना। कॉपी करके काम करना चाहता हूँ कि नहीं चाहता? स्ट्रेटेजी बनी बनाई है, वर्क कर रही है, लोग खरीद रहे हैं, मार्केट में शेयर बढ़िया है, बिक रहा है, मैं खुद खरीद रहा हूँ, उसका यूजर हूँ, तो मुझे लगा यार ये तो बढ़िया चीज है, मेरे नीड की है, इसमें पैसा भी बहुत बनता है, शेयर भी अच्छा है, प्रॉफिट भी बढ़िया बचते हैं। तो क्या मैं इनोवेशन के मूड में हूँ? तो ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस वाला बंदा। अगर तो बिजनेस वाला बंदा कौन होगा? इनोवेशन कैटलिस्ट होगा, तो उसको उसके हिसाब से करेंगे। अगर वो नहीं होगा तो उसको बोलेंगे भाई इनोवेशन में मत जा। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन एक्सप्लिसिटली रिक्वायर प्रोडक्ट की इनोवेशन। भाई मार्केट डेवलपमेंट में नीड इनोवेशन इन, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इनोवेशन किस में लगेगी? प्रोडक्ट में। यस और नो? प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने में इनोवेशन का प्रोडक्ट में ही कुछ नया लाना पड़ेगा, और मार्केट में, मार्केट की कोई, मार्केट में इनोवेशन का मतलब क्या होता है?
मार्केट में इनोवेशन का मतलब क्या है? मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज वगैरह में काम करना पड़ेगा या फिर अपना क्या चीज सही करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मार्केटिंग मेरे को सबसे ज्यादा पैसा मेरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा, जितना फ्लॉलेस, जितने बीच में ब्रेक्स कम, और जितना मेरा ज्यादा माल जाएगा, जितना ज्यादा बाहर जाएगा, उतना ज्यादा मेरे को मार्जिन बचेगा। यस और नो? तो कहीं ना कहीं तो ये क्या कह रहा है कि आपको अपना डिसीजन किसके ऊपर लेना है, साथ में इनोवेशन को ध्यान में रखते हुए लेना है। अगर प्रोडक्ट में इनोवेशन करने को रेडी हो तो क्या रिकमेंड करूंगा मैं उसको? मैं सोच प्रोडक्ट इनोवेशन करनी, कुछ नया प्रोडक्ट बनाएगा तो क्या रिकमेंड करूंगा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट में पूछूंगा तो क्या रिकमेंड करूंगा? मार्केट डेवलपमेंट। और लास्ट में क्या है? रिसोर्सेज का एलोकेशन करना, कि हेल्प डायरेक्टली रिसोर्सेज इफेक्टिवली, कि कहाँ पे तेरे को क्या करने हैं, रिसोर्सेज को लगाना है, गाइडिंग कहाँ पे तेरे को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मार्केट रिसर्च में कितना पैसा लगाना चाहिए, नया वेंचर में कितना लगाना चाहिए, ये क्या कर रहा हूं मैं, ये गाइडेंस दे रहा है। कौन दे रहा है गाइडेंस हमें? एनसॉफ्ट मैट्रिक्स गाइडेंस दे रहा है। उसने पहले हमारे को 4 एरियाज दे दिए जहां पे तुम जा सकते हो, उसके जाने का तरीका बता दिया कि उन चारों में से जाना कैसे है। उसने बोला अगर तो रिस्क वाला एरिया है तो नहीं है तो पेनिट्रेशन में जा, है तो डाइवर्सिफिकेशन में जा, इनोवेशन में जाना चाहते तो प्रोडक्ट में कर ले या मार्केट में कर ले, और लास्ट में उसने हमें ये बता दिया कि जब तू चूज कर लेगा तो तेरे को लास्ट में रिसोर्सेज की एलोकेशन कहां कहां पे करनी चाहिए। क्या क्लियर है? यस और नो? तो सर ये क्या है, रिस्क असेसमेंट करने का तरीका एनसॉफ की तरफ से आएगा तो यही लिखना है। इनोवेशन ड्राइवर्स कौन कौन से होते हैं यही लिखने हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी चाहिए। पोर्टफोलियो बैलेंस करने का तरीका कौन से 3 बैलेंसिंग फैक्टर है हमारे? रिस्क एंड रिवॉर्ड, इनोवेशन एंड रिसोर्सेज की एलोकेशन। अगर आप इसको सही तरीके से यूज करोगे तो आप अच्छे तरीके से अपना पोर्टफोलियो क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। क्या क्लियर है? तो इनोवेशन कैसे सुटेबल है आ जाए क्वेश्चन, या फिर एनसॉफ कैसे इनोवेशन को बताता है, या वो क्या गाइडेंस देता है, किसके ऊपर, अपने मैट्रिक्स के ऊपर क्या लिख के आ जाएंगे 3 पॉइंट। यस नो? यस? चलो अभी बंद नहीं कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ जल्दी, एडीएल भी कवर करेंगे। जल्दी 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 जल्दी, बहुत लेट हो रहा है हमारा। छुट्टी भी आनी है तुम्हारे एक दो बीच में भी। जल्दी से। रिवीजन में बहुत टाइम लगाते हैं तो थोड़ा पढ़ भी लिया करो उसके बाद। रिवीजन काउंट मत किया करो टाइमिंग में। फिर कौन सा मैट्रिक्स है? एडीएल का नाम क्या है? आर्थर दी लिटल। लिटल का मतलब ये छोटे वाले छोटे थे ऐसा नहीं है। ठीक है, बाहर उस टाइम पे कास्ट में यूजुअली ऐसे कहा जाता था, लिटिल आर्थर। तो वो जब किसी के बेटे को या किसी बहुत बड़े इंसान के छोटे को देने देने कोई टाइटल देना होता था, तो द लिटिल के नाम से, ऐसे नामों से यूजुअली उस टाइम पे लिखते थे। पता नहीं मतलब क्या तरीका था, बट ऐसा था। ठीक है, तो ये आर्थर द लिटिल थे हमारे। तो इन्होंने भी एक मैट्रिक्स बनाया, काफी अच्छा मैट्रिक्स बनाया। मतलब चीजों को सोचा, कुछ कुछ मिलता जुलता एनसॉफ से बनाया कह सकते हैं, मतलब नॉट एग्जैक्टली बट यूजिंग द सेम काइंड ऑफ अ टेक्निक। यस। तो द एडीएल मैट्रिक्स वाज डेवलप्ड इन द 1970s बाय द कंसल्टिंग फर्म आर्थर द लिटिल। उनकी अपनी फर्म थी, कंसल्टिंग फर्म थी, कंसल्टेंसी देते थे बिजनेसेस को। इट इज अ पोर्टफोलियो एनालिसिस फ्रेमवर्क। ये बढ़ते आ रहे हैं, क्या पोर्टफोलियो एनालिसिस फ्रेमवर्क के अंदर ही आती है ये? यस? यस और नो? इतनी एनर्जी में डाउन करो, किसके अंदर आती है सर ये? जो क्या मैप करती है सर? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है इसके? बताओ बताओ, लिखे तुम्हारे सामने। द कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड द साइकिल स्टेज। लाइफ साइकिल स्टेज क्या हुई? पीएलसी। तो मतलब एक तरफ तो पीएलसी आएगा, दूसरी तरफ क्या चाहिए हमें? बस कॉम्पिटिटिव पोजीशन। तो उसने बोला कि आपको अपने पोर्टफोलियो को, अपने बिजनेस को कैसे डिराइव करके देखना है कि आपके प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या है, और उस टाइम पे जो कॉम्पिटिटिव पोजीशंस है मार्केट के अंदर, उसके अगेंस्ट अपना प्रोडक्ट को रख के देख लेना। उससे आपको अच्छा आंसर मिल जाएगा। जो आपको अपना पोर्टफोलियो चाहिए, कैसा चाहिए, वो निकाल के दे देगा आर्थर द लिटिल। तो ये आर्थर द लिटिल ने बताया था। ठीक है जी। ऑल्सो नोन एज द स्ट्रेटेजिक कंडीशन मैट्रिक्स। इसे स्ट्रेटेजिक कंडीशन मैट्रिक्स भी बोला जाता है। पेपर में आज तक आया नहीं है बट आ सकता है, मार्क करके चलेंगे, याद रखेंगे। इसे क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेटेजिक कंडीशन मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इट गाइड्स मैनेजर्स ऑन वेदर। किसको किसको गाइड कर रहा है? तो किस लेवल के लिए बनी होगी ये? किस लेवल के लिए? कहीं ना कहीं बिजनेस लेवल के लिए बनी होनी चाहिए। ऑन वेदर टू, क्या क्या सिखा रहा है उनको, कि या तो आप क्या करोगे, बिल्ड करोगे, या फिर होल्ड करोगे, या फिर हार्वेस्ट करोगे, या फिर डाइवेस्ट कर दोगे अ बिजनेस। तो क्या अभी हम जो ऊपर पढ़ते हुए आ रहे थे, तो ये किस स्ट्रेटेजी से मिल रहा है जाके? मोटा मोटा हार्वेस्ट डाइवेस्ट किससे मिल रहा है? रिट्रेंचमेंट से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? तो हमें जब ये आ रहा था कि हमें कब किस बिजनेस को लिक्विडेट करना है, कब किस बिजनेस को डाइवर्स करना है, ये भी तो कोई बताएगा ना हमें। बताएगा कि नहीं? तो कौन बताता है? आर्थर द लिटिल मैट्रिक्स हमें बताता है कि कब हमें वो वाले डिसीजन लेने हैं कि रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी को हमें लगाना पड़ेगा। ये किसने बताया?
लिखिए यहाँ पे, लिखिए लिखिए कि रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी में, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी इज लिंक्ड विद आर्थर द लिटिल मैट्रिक्स। रिट्रेंचमेंट का जब हमें डिसीजन लेना है कि डाइवेस्टमेंट कब करनी है, लिक्विडेशन कब करना है, तो उसके लिए हमें किसके मैट्रिक्स के ऊपर जाके एक बार देखना पड़ेगा, प्लॉट करके अपने बिजनेस को, एडीएल मैट्रिक्स के ऊपर। क्या क्लियर है? तो सर ये करेगा क्या, बाय लिंकिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विद द कंपनीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, द एडीएल मैट्रिक्स बिकम्स अ पावरफुल टूल फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। क्या ये भी इसी का काम कर रहा है? क्या एडीएल भी इसी का काम, एनसॉप भी इसी का काम कर रहा था? वो भी हमें रिसोर्स एलोकेशन सिखा रहा था या नहीं? यस और नो? तो कहीं ना कहीं इसका भी वही फोकस है। तो मैंने बताया मिलते जुलते हैं, बस चीजें अलग है हल्की सी जोड़ने की। तो ये भी हमें क्या हेल्प करता है कि आपको भी रिसोर्स को कैसे प्लान और एलोकेट करना है, इसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बढ़िया। इट एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड मार्केट डायनेमिक्स अक्रॉस द लाइफ साइकिल। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि आपको मार्केट के डायनेमिक्स पता चल जाएंगे अपने अक्रॉस द लाइफ साइकिल। मतलब आपका प्रोडक्ट जब कौन सी स्टेज में होगा, इंट्रोडक्शन में होगा, तब क्या मार्केट डायनेमिक्स आपके प्रोडक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। जब आप किसमें आओगे, ग्रोथ में आओगे, तब क्या होगा, फिर मैच्योरिटी और फिर डिक्लाइन। तो उन चारों स्टेजेस के अंदर ये जो कंपिटिटिव पोजीशन है बिजनेस की, ये बता दे आपको, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा। इसलिए हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को टेलर मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज इफेक्टिवली। उसके बेसिस पे आप अपनी क्या बेटर कर पाओगे, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज को इफेक्टिवली लगा पाओगे। तो ये एक्चुअली किस किस लेवल पे हो गया, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल की बात कर रहा है या नहीं? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं दोनों लेवल पे आती है, प्रोडक्ट और फंक्शनल लेवल पे। तो ये किसके लिए, क्या ये टॉप लेवल के लिए है एडीएल? क्या ये कॉर्पोरेट लेवल के लिए है एडीएल या नहीं? यस और नो? नहीं, अभी तक पढ़ के लगा नहीं ना? ठीक है, होगा या नहीं होगा बाद में देखेंगे, पहले है या नहीं, नहीं लगा सर, अभी तक तो नहीं लगा। चलिए जी सर, हमारी कंपिटिटिव पोजीशन कौन कौन सी है? द डायमेंशन असेस द फर्म्स इंटरनल स्ट्रेंथ एंड मार्केट स्टैंडिंग रेंजिंग फ्रॉम डोमिनेंट टू वीक। याद रखनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल सर। सर कंपिटिटिव पोजीशंस कौन कौन सी आती है? 5 तरह की होती है। कौन कौन सी सर, जल्दी जल्दी? डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल और वीक। अगर ये चाहता तो इसको डोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग को मर्ज भी कर सकता था, फेवरेबल, टेनेबल को और वीक तीन भी बना सकता था, लेकिन इसे नहीं बनाई क्योंकि इसको होता कि थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता है, बिल्कुल होता है। डोमिनेंट का मतलब तो मोनोपोली हो गया कि डोमिनेंट एक पोजीशन है, मतलब कोई बीट नहीं कर रहा। स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि आप अच्छे खासे लेवल में बैठे हो, आपके कंपिटिटर्स हैं, लेकिन यू आर एट अ वेरी गुड स्टेट। फेवरेबल का मतलब, फेवरेबल कंपिटिटिव पोजीशन आपके लिए फेवरेबल है। जो भी आप काम कर रहे हो कहीं ना कहीं कंपिटिटिव पोजीशन आपको क्या कर रही है, सूट कर रही है। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है, द डायमेंशन एज अ फर्म्स इंटरनल, मार्क करेंगे वर्ड, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो हम यहां पे बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ की, कि कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, क्या वो डोमिनेंट है, क्या वो स्ट्रांग है, क्या वो फेवरेबल है, क्या वो टेनेबल है, या वो वीक है। पहले तो ये मार्क करेंगे। और स्ट्रेंथ के साथ में क्या वर्ड बोल सकते हैं, मार्केट स्टैंडिंग, की मार्केट स्टैंडिंग कहां करती है, मार्केट डोमिनेंट पोजीशन पे स्टैंड कर रही है, या स्ट्रांग पे स्टैंड कर रही है, या मार्केट फेवरेबल चल रही है कि हाँ इंडस्ट्री जिस तरफ चल रही है, मार्केट उस तरफ चल रही है, मेरा प्रोडक्ट भी चलता रहेगा क्योंकि मार्केट मेरे फेवर में है। टेनेबल मतलब मुश्किल से सर्वाइव करना, और वीक मतलब मेरी पोजीशन बिल्कुल ही वीक है। पहले पांचों बताओ क्या क्लियर है? जल्दी से जल्दी से, जल्दी खत्म करना तो जल्दी जल्दी में। कंपिटिटिव पोजीशन कितने टाइप की? 5 टाइप। कौन कौन सी? डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल और वीक। अब ये मेरी क्या है, कंपिटिटिव पोजीशन है, मतलब इसको क्या बोल सकता हूं मैं, मेरी स्ट्रेंथ और मार्केट की, या फिर स्ट्रेंथ होगी या फिर स्टैंडिंग हो गई। मार्केट की स्टैंडिंग क्या है या स्ट्रेंथ कौन सी है मेरी ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये पांचों में से मेरी स्ट्रेंथ निकल के आ रही है। ठीक है जी, ये तो मेरी कैपेबिलिटी की बात होगी। दूसरा क्या है, इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल। कौन कौन से स्टेजेस थी हमारी? 4। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। अब इसको वही चीज है सेम, लेकिन इंट्रोडक्शन क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयनिक, मतलब बिल्कुल इनिशियल स्टेज। थोड़ा प्राइवेट चेक खेलना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल यही लिखा है, बिल्कुल। अब इसने ये लिखा तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो पहले नंबर पे क्या आ गया, एम्ब्रॉयनिक, मतलब इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी वही है, लास्ट में क्या है, एजिंग। तो डिक्लाइन को इसने क्या बोल दिया कि आपकी एजिंग हो रही है, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन बुढ़ी हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन बच्ची थी कब, एम्ब्रॉयड में, थोड़ी बड़ी हुई, जवानी, उसके बाद बच्चे हो गए आपके तो मैच्योरिटी, और फिर उसके बाद आप बूढ़े हो रहे हो। तो क्या यही साइकिल हमारा भी चलता है? बिल्कुल हमारा भी सेम साइकिल ही चलता है जी। क्या ये क्लियर है यहां तक? पहले दोनों चीजें बताओ, पहले इधर क्या पढ़ी थी हमने, राइट लेफ्ट साइड पे?
5 कॉम्पिटिटिव पोजीशंस, मतलब मेरी इंटरनल स्ट्रेंथ या फिर मार्केट की स्टैंडिंग कौन कौन सी थी? डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल, वीक। और इधर क्या आ गया मेरा? इंडस्ट्रियल का लाइफ साइकिल आ गया। कौन कौन सा? एम्ब्रॉयनिक, ग्रोथ, सिक्योरिटी, एजिंग। क्या यहां तक क्लियर है? बस अब इन दोनों के ऊपर हमने क्या बनाना है, एक प्यारा सा, इसको कहां से पढ़ेंगे? नहीं, इधर से ही पढ़ेंगे। वैसे ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। मैं कैसे बताऊंगा वो भी बता दूंगा, पर पढ़ना कैसे है वो ऐसे है। बनाना बुक वाला जो बनाना है वो बहुत सिंपल है, यही बनेगा सेम, बट इसमें इतना सारा कुछ कुछ नहीं लिखना। ये सब अंदर का है जो ये नहीं लिखना है, ठीक है? और ये भी नहीं लिखना है। ये सिर्फ समझने के लिए कि ये बनाया कैसे जाता है। ये फोटोज आपके आपको मिलेंगे भी नहीं। आई थिंक ये वाली फोटो, नॉट रॉन्ग, शायद आपके, मे बी आई एम नॉट रॉन्ग, बट ये आई थिंक जो चार्ट बुक है हमारी, जो सारांश है उसमें हो है, मेरे को आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर। लेकिन यूजुअली मैं आपको सिखा देता हूँ, जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है, डार्क ग्रीन, यस और नो, तीन कलर दिख रहे हैं, हम ये वाला कलर छोड़ देंगे। क्या वे तीन कलर दिख रहे हैं? एक, दो, तीन, यस। ये इसको तीन पार्ट्स में कैसे बांटता है? ऐसे बांटता है। समझ गया? ठीक है। तो आपको ये क्या करता है? ये तीन पार्ट्स में बांटता है। जो आपका ग्रीन वाला पोर्शन है उसमें कहता है इन्वेस्ट करके रखो। जो आपका ऑरेंज लाइन है वहां पे कहता है, क्या कहेगा? इन्वेस्टमेंट आ गई। वर्ड क्या होना चाहिए सोचो? तीन वर्ड्स कौन कौन से? इन्वेस्ट करेगा, और क्या करेगा? डाइवेस्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं पहले नंबर पे वो क्या है जो आप यहाँ पे अपने पढ़ते हैं? बिल्ड और होल्ड। ये बिल्ड और होल्ड किसके अंदर कहता है? जब आपकी पोजीशन ग्रीन में रहेगी तब आपको क्या करना है? उस बिजनेस को चलाए रखना है, मतलब सब कुछ आपका सही चल रहा है, प्रोडक्ट अभी चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब वो ऑरेंज में आ जाएगा तब वो कहेगा कि प्रोडक्ट कहाँ पे आ गया है? होल्ड करने की पोजीशन पे आ गया, कि आपको यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। और रेड का मतलब डाइवर्स कर दो, खत्म कर दो, ये प्रोडक्ट अब नहीं चलने वाला। अब हमें यही बताने के लिए हमें इन चारों को ऐसे पढ़ना पड़ता है। पहले यहां से पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर नीचे वाले से ही पढ़ेंगे। सब सिंपल है। कॉम्पिटिटिव पोजीशन कौन सी है मेरी? डोमिनेंट है। और इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल में मैं कौन सी स्टेज पे बैठा हूं? तो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल से पढ़ते हैं पहले पूरा पूरा। मान लो अभी मेरा प्रोडक्ट है इंट्रोडक्शन स्टेज पे पहुंचा है, मैंने अभी नया नया प्रोडक्ट हुआ है, बस अभी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब कंपेटिटिव पोजीशन मार्केट में ये पांच चल रही है। कौन कौन सी चल रही है जी? पहले नंबर पे डोमिनेंट चल रही है। अगर मेरी मार्केट पोजीशन, मतलब मेरी जो स्ट्रेंथ है, मेरा होल्ड है, वो डोमिनेंट है, और जो मेरा प्रोडक्ट है वो नया है, तो क्या होगा? क्या बेनिफिट नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे? क्या एम टू कंट्रोल योर पोजीशन बाय कीपिंग अदर पीपल आउट। अगर मैं डोमिनेंट पोजीशन में बैठा हूं तो क्या मेरे लिए सारे को मैं बाहर कर सकता हूं? वन ऑफ द बिगेस्ट हूं, इसका मतलब डोमिनेंट पोजीशन का मतलब क्या होता है? मोनोपोली है, मेरे जैसा कोई और नहीं है। अगर मेरे जैसा कोई और नहीं है और मेरा प्रोडक्ट है नवा नवा है, तो मतलब मेरा फोकस क्या रहेगा? कि कोई मेरे प्रोडक्ट में ना आए, कोई मेरे प्रोडक्ट को छू ना पाए। ये मेरा प्रोडक्ट मैंने बढ़ाना है, कहां तक लेके जाना है? मैच्योरिटी तक लेके जाना है। तो क्या मैं जो प्रोडक्ट में बैठा हूं, तो मेरा एम क्या होगा? कंट्रोल योर पोजीशन बाय कीपिंग। ये सिर्फ समझने के लिए, इसको याद करने नहीं, पर समझो कि दोनों को रिलेट कैसे करते हैं। एम्ब्रॉयनिक मतलब इंट्रोडक्शन स्टेज में मेरा प्रोडक्ट है, और डोमिनेंट मतलब मेरी मार्केट में पोजीशन डोमिनेंट है। अगर एक ऐसी आपको कंडीशन मिल जाए जहां पे आप डोमिनेंट में बैठे हो और प्रोडक्ट भी आपके पास नया है, मतलब ये प्रोडक्ट ना तो मार्केट में पहले एग्जिस्ट करता है, यही मतलब हुआ इंट्रोडक्शन, न्यू स्टेज पे है, और ना ही इसकी पोजीशन में भी कोई नहीं है, बिल्कुल मेरी डोमिनेंट है। तो क्या इस प्रोडक्ट में मैं सबको बाहर रख सकता हूं? मेरा पूरा का पूरा जोर चलेगा? नहीं चलेगा। है कि नहीं? एलएनटी मोनोपोली है कि नहीं है? किसी को भी बड़ा कुछ भी सप्लाई करवाना होगा, वो कहेगा भाई कौन है जो कहीं भी भेज देगा, ये एलएनटी पे चले जाओ, टेंशन लेनी होती है उन्हें, बस ये बताओ कहां से कहां चाहिए बस। और वो तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ कैसे जाएगा वहां कैसे जाएगा। तो एलएनटी बिल्कुल कहाँ आती है? एम्ब्रॉयनिक में विद डोमिनेंट। बट अब तो वो चलो मार्केट स्टेज उसका बढ़ चुका है, वो मेच्योरिटी पे पहुंच चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करती है। फिर क्या आता है दूसरा? स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो एम टू इंप्रूव क्या करोगे आप? योर मार्केट शेयर एंड स्ट्रेंथ योर ब्रांड। कहीं ना कहीं आप इस टाइम फोकस क्या कर रहे हो कि मैं डोमिनेंट पोजीशन पे आ जाऊं। स्ट्रॉन्ग तो मैं हुई हूं, मार्केट में अच्छा होल्ड करके बैठा हूं, वन ऑफ द बिगेस्ट में आता हूं। लेकिन मैं अभी भी क्या करना चाहता हूं? अपना मार्केट से थोड़ा सा और ट्राई करना चाहता हूं कि मैं और बड़ा कर लूं, ताकि मैं क्या बन जाऊं? डोमिनेंट बन जाऊं। यस और नो? बिल्कुल सिंपल है, समझे कि समझना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। फेवरेबल का मतलब क्या? मेरे हिसाब से मेरी पोजीशन फेवरेबल है मुझे। क्या जो मेरे को मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं, रेगुलेशंस जो भी है, वो मेरे को सपोर्ट कर रही है, इसी को बोलूंगा फेवरेबल होना। यस और नो? मतलब मेरा इन्वायरमेंट मेरे को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। अगर मेरी पोजीशन क्या है? फेवरेबल है, और मेरा स्टेज के कौन सी है? इंट्रोडक्शन, एम्ब्रॉयनिक, न्यू स्टेज में, तो क्या है मेरा? क्या करना पड़ेगा मुझे?
थोड़ा सा मुझे पुश करना पड़ेगा कि भाई मेरे को स्ट्रांग होने की जरूरत है। यस और नो? अगर कोई चीज मेरे फेवर में चल रही हो तो मैं ट्राई करता हूँ ना, जो चीज अगर कहते नहीं कि कुछ अच्छा हो रहा है भाई करा जा, सब बढ़िया चल रहा है इस टाइम पे, तेरा वक्त अच्छा चल रहा है, जो तू करेगा बन जाएगी बात। यस और नो? वही स्टेज है कि भाई तेरे को सब कुछ फेवरेबल मिल रहा है तो प्रोडक्ट में बढ़ाना चाहता है बढ़ा, कुछ इंक्रीज करना चाहता है कर, कुछ नया लाना चाहता है ला, कुछ भी ला, मतलब तेरा प्रोडक्ट अभी भी जो भी तू करेगा इनिशियल स्टेज में तेरा प्रोडक्ट ग्रोथ ही लेगा। तो कहीं ना कहीं पुश करता जा अपने प्रोडक्ट को, मार्केट शेयर तेरा बढ़ता जाएगा। फिर क्या आ गई पोजीशन, क्या हो गई मेरी, टेनेबल हो गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब मार्केट मेरे सपोर्ट में तो बैठी नहीं है, मेरा प्रोडक्ट है मार्केट में नई स्टेज पे है, तो मैं क्या करूंगा, होल्ड करूंगा सिर्फ, कुछ नया तो कर नहीं सकता। तो रिमेन फोकस्ड ऑन योर मार्केट पोजीशन एंड ऑल एफर्ट्स टू इंप्रूव इट। मतलब आप सिंपली क्या करोगे इस टाइम पे, होल्ड करके बैठोगे अपनी पोजीशन को, ट्राई करोगे तो मार्केट फेवरेबल हो जाए या फिर किसी ना किसी तरीके से आपका प्रोडक्ट क्या हो जाए, बेटर हो जाए। तो आप या तो अगर आप वेट करोगे प्रोडक्ट को किस स्टेज में जाने की, अभी तो इंट्रोडक्शन में है ना आपका प्रोडक्ट, ये भी तो समझो प्रोडक्ट इसमें है, इंट्रोडक्शन में है, मार्केट आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो उस टाइम पे क्या ऑल्टरनेटिव है आप लोगों के पास? आंसर दिए मैंने जाओगे तो वो नीचे आधा घंटा लग जाए, तो बेटर है तो आंसर दे लो, मेरे को तो कोई जल्दी नहीं है। प्रोडक्ट कौन सा है हमारा, प्रोडक्ट की स्टेज क्या है, इंट्रोडक्शन, मतलब नया प्रोडक्ट है, और मार्केट की मेरी पोजीशन क्या है मार्केट में, टेनेबल है। तो मतलब क्या मुझे कुछ सपोर्ट कर रहा है इस टाइम, नहीं कर रहा है। पर जो मेरा नया प्रोडक्ट है उस टाइम पे मैं क्या फोकस करता हूँ, सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाने पे नहीं करता हूँ, पढ़ा था ऊपर हमने। तो मेरा फोकस क्या रहेगा, सिर्फ मार्केट में अवेयरनेस, कि मैं अपने प्रोडक्ट को बस बढ़ाता जाऊं, धीरे धीरे करके वो प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो क्या इसमें होप में बैठता हूँ, तो क्या कर रहा हूँ इसमें, सिर्फ अपने प्रोडक्ट को होल्ड करूंगा कि नहीं, यस। उसके बाद लास्ट क्या है, वीक, अगर नहीं होगी बिजनेस प्रॉफिटेबल तो क्या करूंगा, गेट आउट ऑफ द मार्केट, छोड़ दूंगा, डाइवेस्ट कर दूंगा कि भाई हट जाऊं। तो क्या अगर मैं यहाँ पे बात करूं अब इसकी, तो क्या मैं यहां तक, क्या चौथे पॉइंट तक इस टाइम तक भी मैं क्या चाह रहा था कि बड़े थोड़ा सा ग्रो करे, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये प्रोडक्ट यहाँ तक की जगह यहाँ भी आ सकता था, यहाँ ग्रीन क्यों आया, कि अभी भी, क्योंकि ये प्रोडक्ट अगर मेरा नया है, अगर मेरा नया है तो इसको ग्रोथ में जाने के अभी भी चांसेस बचे हुए हैं कि ग्रोथ में जाएगा तो शायद बढ़ जाए। इसी वजह से मैंने इसको किसमें लिया अभी, किसमें लिया, बिल्ड और होल्ड के अंदर लिया, कि बिल्ड या होल्ड ही करूंगा मैं, इसको फोकस करूंगा कि मेरे को है बाई चांस ये प्रोडक्ट अभी भी कर सकता है, नया प्रोडक्ट है, नए प्रोडक्ट पे आप थोड़ा सा मार्केट एनेबल होती है तो भी कोई बात नहीं, प्रोडक्ट ही नहीं है, मार्केट जैसी मर्जी हो, बट क्या नया प्रोडक्ट आएगा तो टाइम तो लेगा बढ़ने में, यस और नो? तो इसलिए मेरा क्या रहता है यहां तक, बिल्ड और, बिल्ड और होल्ड। तो बिल्ड करने, कहीं ना कहीं मैं बिल्ड करने के अभी मेरा फोकस बिल्ड पे रहेगा, लेकिन अगर मेरी मार्केट क्या हो गई, वीक हो गई, तो क्या मैं छोड़ दूंगा प्रोडक्ट को, यस और नो? अब बता दो मुझे ग्रोथ में कैसे होगा फिर, ग्रोथ और डोमिनेंट होगी तो बिल्ड और हार्वेस्ट, बिल्ड मतलब ये तुम्हें सिंपल आंसर देना है, बिल्ड करना है, चलो यहीं से बता दूंगा, देख के बता दो, पर तुम्हें समझ आना चाहिए, बिल्ड करना है, होल्ड करना है या डाइवेस्ट करना है, चलेंगे। अगर मेरा प्रोडक्ट ग्रोथ वाली स्टेज पे है और डोमिनेंट पोजीशन पे हूं तो बिल्ड करूंगा, बढ़ता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ग्रोथ बढ़ रही है मेरी, देखो फास्ट ग्रो हो रहा है। कॉस्ट लीडरशिप अगर मैंने मान लो चूज किया था, जो जेनरिक स्ट्रेटेजीज थी वहां पे देखो ये बिल्कुल लिंक है, ये फोटो मैंने इसलिए लगाई, बहुत अच्छे से लिंक करती है ये। फास्ट ग्रो हो रहा है मेरा प्रोडक्ट, मान लो मैंने कॉस्ट लीडरशिप चूज करी थी, मैं कुछ रेन्यू करना चाहता हूँ, ग्रोथ करना चाहता हूँ, अपनी पोजीशन को डिफेंड करना चाहता हूँ या ऑफेंसिवली एक्ट करना चाहता हूँ, सारे केसेस में अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाना चाहता हूँ मैं, कहीं ना कहीं मेरा प्रोडक्ट भी ग्रोथ में है, तो मैं क्या करता रहता हूँ, जो दाव मुझे खेलने हैं मैं क्या करूंगा, खेलूंगा। मार्केट मुझे क्या कर रही है, मेरे को सपोर्ट कर रही है, क्यों, मैं डोमिनेंट बैठा हूँ, कुछ भी करूंगा तो मैं ही हूं उस पोजीशन पे, किसी को आना पड़ेगा तो मेरे को फेल होना पड़ेगा, फेल के बाद मैं गिरूंगा भी तो कहां गिरूंगा, स्ट्रॉन्ग पे। तो क्या उस टाइम तक रिस्क लेने की एपेटाइट मेरे पास ज्यादा है या नहीं है, यस और नो? तो अगर मेरे को डायनामिक खेलना होगा, ऑफेंसिवली का मतलब है डायनामिक खेलूंगा, कोई भी नया प्रोडक्ट मिलता जुलता भी लग रहा होगा बनाऊंगा, अनरेटेड बिजनेस में घुसने का मन करेगा घुसूंगा, क्या करूंगा नहीं करूंगा, मोनोपोली में बैठा हूं मैं, यस और नो? यस। उसके बाद अगर मेरा ग्रोथ में रहा प्रोडक्ट और किस में आ गया, स्ट्रॉन्ग में, तो बिल्ड करूंगा। अब ऊपर वाले में मैं किस पे बैठा था, डोमिनेंट में, क्यों था, क्योंकि मैं कॉस्ट लीडर था। यहां पे देखो अगर मैं स्ट्रॉन्ग में आया तो क्या हो गया, डिफरेंशिएट। तो जब भी आप डिफरेंशिएट प्रोडक्ट में आते हो तो आप डिफरेंशिएट प्रोडक्ट में क्या डोमिनेंट में नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हो, लेकिन यूजुअली आप जब डिफरेंशिएट प्रोडक्ट में होते हो तो किसके अंदर होते हो, स्ट्रॉन्ग में, क्योंकि आपने कुछ नया बनाया होता है, आपको ये नहीं पता होता कि आप अब आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, डिफरेंशिएट करा, आपको कैसे पता आप इसके डोमिनेंट वाले बंदे हो, सोचो, आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, आपको कैसे पता कि ये डोमिनेंट पोजीशन है मेरी, मतलब ये प्रोडक्ट कोई ले नहीं पाएगा, वो तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा या नहीं, यस और नो? सर अगर मैंने कोई नया प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करा, मतलब मैंने इनोवेट करे कुछ नया बनाया, तो कहीं ना कहीं मैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ जाऊंगा या सीधा डोमिनेंट पे जाऊंगा, किस पे आता हूं मैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आता हूं। क्यों स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आता हूं, क्योंकि अभी मुझे इसका क्या नहीं पता होता कि इसका मार्केट लीडर
बनना है तो उसके लिए क्या होगा, क्योंकि ये तो मैंने नया प्रोडक्ट बनाया है, कुछ ऐसा है जो ग्रोथ स्ट्रेटजी में है लेकिन डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। कॉस्ट लीडर तो मतलब प्रोडक्ट बना हुआ है, कॉस्ट लीडर तो मुझे पता है मैं सबसे सस्ता बेचता हूँ, क्या होगी मेरी डोमिनेंट पोजीशन। पर डिफरेंशिएशन में मैं ऐसा तो बोल नहीं सकता कि मेरी डोमिनेंट होगी, कोई और कर ही नहीं सकता, क्या पता वही सेम प्रोडक्ट कोई मेरे से सस्ता बना दे। यस और नो? अगर कुछ ऐसा है तो जरूर भाई। क्या इसको रीड कर सकते हैं हम? क्या इसको रीड कर लेंगे हम एक बारी? सिंपल हमें क्या देखना है यहाँ पे, मार्केट की कंपेटिटिव पोजीशन देखनी है, उधर हमें प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल देखना है, और हमें ये सारे सिर्फ पॉइंट पढ़ने हैं। ठीक है, याद नहीं करना है, मैं अभी भी बता रहा हूँ क्या नहीं करना है इसमें से कोई भी पॉइंट याद नहीं करना है। लेकिन हमें क्या देखो, अभी तुम्हें इससे क्या पता चलेगा कि देखो यहाँ पे टर्न अराउंड कैसे आया। ठीक है, तुम्हें तुम्हें चाहता हूँ कि तुम आज जो तुम पढ़ रहे हो, जो ऊपर तुम पढ़ के आए हो, उसके लिए कितना बेस्ट है, टर्न अराउंड कब आया, कब कब टर्न अराउंड करेगा, कब विड्रॉ करेगा, कब डाइवेस्ट करेगा, कब रिट्रेंच फॉलो करेगा। ये सारे एरियाज तुम्हारे को क्लैरिटी मिलेगी इस वाली फोटो से। पर याद इसमें से कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या लिखना है यहाँ पे, बिल्ड 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 बिल्ड, होल्ड होल्ड होल्ड, और राइट 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 वाले में डाइवेस्ट 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 डाइवेस्ट। हमारी बुक में इतना ही है कि कब क्या करना है, ये याद होना चाहिए इस पोजीशन के हिसाब से इसको याद करते हुए। लेकिन जो पढ़ना है, समझना है, रिट्रेंचमेंट को रिलेट करना है, वो तुम्हें इस फोटो से समझ आ जाएगा। क्या क्लियर है? और क्या याद रखना है सर? सिंपल याद रखना है बस, ये दो ना, ये दो 5 पॉइंट। कंपिटिटिव पोजीशन में ये 5 नहीं भूलने, मैट्रिक्स बनाने के लिए काम आएंगे। और क्या नहीं भूलने, ये 4 नहीं भूलने। ये मैंडेटरी लर्न करने हैं बस। क्लियर है? एक्सिस अगर तुमने गलत डाल दिए तो नंबर नहीं मिलेंगे एक भी। इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल गलत नहीं लिख सकते, ये गलत नहीं लिख सकते, ये डोमिनेंट से लेके वीक गलत नहीं लिख सकते, और कंपेटिटिव पोजीशन गलत नहीं लिख सकते। ये 4 चीजें गलत नहीं लिखी जा सकती। बाकी कुछ भी कर सकते हो। यही 4 थे, या तो आप ग्रो फास्ट करोगे जब वो ग्रीन था, या फिर होल्ड करोगे पोजीशन को, या फिर स्लो डाउन और विड्रॉ कर लेते हो, लास्ट में स्टॉप द बिजनेस। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। क्या क्लियर है? एक बार मैं बुक वाला भी दिखा दूंगा तुम लोगों को, ताकि तुम्हें वो भी समझ आ जाए वैसे उसमें कुछ नहीं। क्लियर? एक बार पढ़ लेंगे प्लीज इसको। चलो फिर आज का डन करते हैं। ऑनलाइन वाले एक बार बता दो मुझे, सब समझ आ गया? सबको समझ आ गया सब? प्रियांशु सही बोला था आपने, ग्रुप मैपिंग। सबको समझ आ गया सब कुछ? एक बार रीड करके आना है ये अच्छे से, आर्थ ऑफ द लिटल। ठीक है, और बाकी हम दोनों कवर करेंगे, ये भी कल कवर करेंगे एक बार फिर से, लेकिन फिर भी रीड कर लेना। चलो, बाय बाय, टेक केयर।